जय हिंद दोस्तों। राहुल जी के क्लासेस आरजीसी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राहुल। आज हम लोग इस क्लास में पूरा संपूर्ण भारतीय इतिहास के बारे में देखेंगे, है ना। और बारी बारी से इस पॉइंट को देखेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ थ्योरी क्लास है। अगले फिर दिन आएंगे तो फिर हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव सवाल लेके आएंगे, लेकिन आज पूरा का पूरा थ्योरी क्लास है। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। आइए हम लोग शुरू करते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास। आधुनिक भारतीय इतिहास हम लोग शुरू करेंगे। शुरुआत आपको देखने के लिए मिलता है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन मिलता है, लेकिन उसका कारण क्या था बहादुर लोग कि भारत में उनका आने पड़ा। जैसे पहला कारण कि भौगोलिक खोज या उपनिवेशवाद, मतलब ऐसा जगह खोजा जा रहा था जहाँ से व्यापार करे, शासन करे, है ना। वाणिज्यिक पूंजीवाद, मतलब कि इकोनॉमिकल विवाद भी देखने के लिए मिला है। यूरोप में शांति संकट, यूरोप में बहुत सारा संकट ऐसा देखा गया कि व्यापार करने के लिए कोई मार्ग नहीं बचा था, है ना। कुछ और संकट कारण देखा गया जिसमें भारत की तरफ यूरोपियों के आने पड़ गया, जैसे वैज्ञानिक विचार और औद्योगिक क्रांति के देखते हुए। धार्मिक प्रेरणा भी, लोग धर्म प्रचार करने के लिए भी निकलते हैं, है ना। जैसे ये पीडीएफ बनाया हुआ है वैसे ही जस्ट आप अपने कॉपी पर नोट करेंगे, है ना बहादुर लोग। और आज आपको कुछ घंटों में आधुनिक मॉडर्न इतिहास खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो इधर तुम कारण बताए, इधर बताया गया है कि आगमन का क्रम, जैसे व्यापार का क्रम या कंपनी स्थापना का क्रम दोनों बांटता है। तो पहले आने वाला क्रम कौन कौन थे, तो पहले आया पुर्तगाली। कब आया भारत में? 1498। फिर आया बहादुर डच, फिर आया अंग्रेज, फिर आया डेनिश, फिर आया फ्रांसीसी। ये आने वाला है। लेकिन आके यहाँ पर कौन कौन कब कंपनी स्थापित करता है, कंपनी के निर्माण कौन करता है, इसका क्रम देखिए। आने का क्रम देख लिए। कंपनी का क्रम है कि आया पुर्तगाली, पहला कंपनी स्थापना किया। दूसरा अंग्रेज, जबकि आने वाला तीसरा अंग्रेज था। स्थापना कंपनी करने वाला दूसरा अंग्रेज हो गया, जबकि जो दूसरा नंबर पर डच आया था तीसरा नंबर पर स्थापना करता है डेनिश और फ्रांसीसी। ये जो आपको है इसको याद करने का तरीका है पहले कि आप पूरा के पूरा समय देखेंगे कि कि पुर्तगाली 1498 में आया, डच 1596 में आया, अंग्रेज 1600 में आया, डेनिश आपको कितना में आया? 1616 में आया, फ्रांसीसी 1664 में। ये आने का क्रम है, लेकिन कंपनी स्थापना करने का क्रम बहादुर डेट आप देख रहे हैं, है ना। तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। इसमें पहला चीज़ है पुर्तगाली। तो पुर्तगाली के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या है पुर्तगाली का इतिहास हमारा भारत में। आइए पुर्तगाल के बारे में शुरू हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग पुर्तगाल के बारे में शुरू करना है तो यहाँ देखेंगे भारत आने आने वाले यूरोपीय 1498 में थे, जो सबसे बाद में भारत गए। कहने का मतलब आने वाला भी सबसे पहले है, और भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत से वापस जाने वाला सबसे लास्ट है। आया 98 में, 1498 में, गया कब? 1961 में। लास्ट टाइम गोवा से होके गया था, है ना। लास्ट टाइम गोवा छोड़ के गया था। सबसे पहले आने वाला ही यूरोपीय है ये पुर्तगाली, और सबसे बाद में से अंग्रेज भाग गया, डच भाग गया, सब गया ना बारी बारी से। हमारा देश आज़ाद हुआ तो वैसे ही आपको ज्ञान वाला है। वास्को डिगामा के बारे में बताया पुर्तगाल से। क्या इसके बारे में बात कर रहे हैं कि प्रथम यूरोपीय जो भारत पहुंचे थे, कालीकट पहुंचा था, कालीकट बंदरगाह पहुंचा था 1498 में। वो कौन था? वास्को डिगामा। इसी को बोला जाता है कि भारत का खोज किया। भारत का खोज मतलब कहीं जगह से नहीं, समुद्री मार्ग का खोज किया ही। आमतौर पर बोला जाता है कि भारत का खोज किसने किया, तो वास्को डिगामा। कब? 1498 में। ये जो बंदा थे वास्को डिगामा, भारत में 3 बार आए थे। कितने बार? 3 बार। कब कब? 1498, 1501, कहीं कहीं 1502 मिलता है ना। और जो 1524 में भारत के दौरा किए थे। लास्ट टाइम इसी के बारे में बोला जाता है। 1524 में कोचीन में ही क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। लेकिन ऊपर देखिए कनौर 1501 में व्यापारिक कारखाना स्थापित कर दिया गया था। कोई दिक्कत वहाँ तो। ये पूरा पूरा पुर्तगाली की कहानी था। मतलब पुर्तगाली वहाँ के आया था गवर्नर बन के, व्यापारी बन के, तो इसका समय सीमा था। अब थोड़ा सा देखते हैं। अब पुर्तगाली का मृत्यु हो जाता है
भारत में मृत्यु रहता है। कब मृत्यु होता है? 1524 में। कोई दिक्कत? तो ऐसे आप हेडिंग देंगे पहले, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा के कुछ इतिहास लिखेंगे बाबू। फिर क्या लिखेंगे? अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की कहानी लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, है ना, अंडरलाइन दे देके। कोई दिक्कत बहादुर लोग? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा क्या कहता है, इनके बारे में क्या जीवनी है? भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बन के आया था। क्या बन के आया था? गवर्नर। कब आया था? 1505 में गवर्नर के रूप में बन के आया था, पुर्तगाली गवर्नर। गुजरात, इसी समय में गुजरात के सुल्तान और मिस्र की नौसेना का संयुक्त अभियान को दीव के युद्ध में हरा दिया गया। मतलब कि मिस्र और गुजरात के जो सेना थे वो दीव में हार गए थे। कब हार गए थे? 1507 में। आगे क्या करा ये अल्मीडा? ब्लू वाटर पॉलिसी, मैंने कार्टेज सिस्टम को लागू किया करके हिंद महासागर के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश किया। कहने का मतलब कि ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था। ये क्या था ब्लू वाटर पॉलिसी? कि अरब सागर में कोई भी दूसरा देश अगर जहाज लेकर व्यापार करने जाता है तो उसको देख रेख करने के लिए या पुर्तगाली से परमिशन लेगा। और परमिशन कब देगा? जब आप थोड़ा बहुत टैक्स दीजिएगा, है ना। यही था ब्लू वाटर पॉलिसी। अल्मीडा लागू किया था। कौन? अल्मीडा। अल्मेडा या अल्मीडा। कोई दिक्कत? आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। क्या आगे बोल रहा है? अल्बुकर्क के बारे में। अल्बुकर्क का भी इतिहास अच्छा कैसा है, तो अल्बुकर्क हेडिंग दीजिए, इसके बारे में लिखिए। क्या पहली पॉइंट है, सब फैक्ट लिखा हुआ है, एग्जाम का बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। लिखा है कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे बोला जाता है? अल्बुकर्क के। आया था भले वास्को डी गामा, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे बोला जाता है? अल्बुकर्क को ही बोला जाता है। क्यों? 1510 में बीजापुर सुल्तान से गोवा अपने अधिकार में कर लिया था। मतलब कि पुर्तगाली को गोवा जो क्षेत्र है 1510 में हासिल हो गया था। किससे? बीजापुर के सुल्तान जो राजा वहाँ का था उसको छीन लिया गया था, है ना, 1510 में। सती प्रथा को समाप्त किया बहादुर कौन? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो पुर्तगाली था, पूछेगा कौन कौन पुर्तगाली शासक जो सती प्रथा को समाप्त किया? तो अल्बुकर्क। लेकिन अलग अलग समय में जैसे इस समाप्त किया, फिर कुछ दिन बाद फिर चालू हो गया, फिर समाप्त किया, फिर चालू हो गया। लास्ट टाइम फाइनल जानते हैं कि 1829 में 2829 में राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक के मदद से पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था सती प्रथा। इसी के समय आदि के बहादुर कि नई फसल का उत्पादन को प्रोत्साहित दिया। मतलब कि अल्बुकर्क था ना, कि मार्केट में नया नया चीज लाता था उत्पादन के लिए, नया जिसका डिमांड हो, मांग हो, है ना। आगे एक और शासक है जिसको बोलते हैं निन्हो डी कुन्हा। निन्हो डी कुन्हा क्या है, क्या कर इनका योगदान है, इसके बारे में देखते हैं। इनका पहले काम है कि कोचीन से गोवा में पुर्तगाली सरकार का मुख्यालय का स्थानांतरण किया। मतलब कि पहले मुख्यालय पुर्तगालियों का हेड क्वार्टर हुआ करता था कोचीन। अब कोचीन से कहाँ ला दिया गया बहादुर? कहाँ लाया? तो गोवा लाया है ना, गोवा ला दिया। कब ला दिया? तो 1530 में ला दिया, है ना। तो ये थे कुछ पुर्तगाली का जो आगमन था, पुर्तगाली लोग जो आए थे उनका योगदान था, है ना बहादुर। अब यहाँ पर देखिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण आपको यही है कि पुर्तगाली जो भारत में आए तो पुर्तगाली शक्ति से संबंधित तथ्य, मतलब डायरेक्टली पूछ देगा कि ए, यहाँ शुरू करते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किया गया पुर्तगाली के द्वारा। कब किया गया बहादुर? तो 1556 में। अब कहाँ किया गया था? तो गोवा में किया गया था, है ना। 1556 में प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना किया गया। नीचे लिखा गया है ऐसी आप तैयार करना, है ना, अपना नोट ऐसा ही तैयार किया जाता है, तब पढ़ने में कुछ मजा ही आता है। तो जैसे लिखा हुआ है वैसे आप तैयार कीजिए। विभिन्न समुदायों में विवाह का प्रथा शुरू करवाया। पुर्तगाली लोग जो है ये जो आए थे तो मैंने एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी कर सकते हैं, है ना। विभिन्न समुदाय एक समाज से दूसरे समुदाय में शादी कर सकते हैं। ये चलाया बाद सैन्य उपकरणों का निर्माण किया। सैन्य उपकरणों का मतलब कि कैसे युद्ध लड़ा जाए, हथियार क्या होना चाहिए, है ना, सब अच्छा सा। बंदरगाह व्यवस्था का स्थापना किया।
पुर्तगाली लोग बंदरगाह बनाने के बाद किया, या बंदरगाह का शुरू किया। बंदरगाह मतलब सभी लोग जानते हैं जहाँ जहाज रुकता है ना, ये सब की शुरुआत किया। थोड़ा सा आगे चलते हैं कि सामुद्री डकैती के लिए हुगली का प्रयोग किया। जो समुद्री जो डकैती था, समुद्र में जो लूट, जहाज पार करते थे और लूट कर लिया जाता था, उसके लिए जो कोलकाता का हुगली है उसका अपर अंडर में किया, और वहाँ पर रह के लुटेरा को मारपीट करते थे, भगाते थे। पुर्तगाली के द्वारा भारत में अमरूद, पपीता, अनानास, तंबाकू, काजू की खेती, सबका खेती शुरू करवाया है ना, सब खेती शुरू कराया गया है। कौन कराया? पुर्तगाली के द्वारा। ये सब पूरा के पूरा पुर्तगालियों का अच्छा खासा योगदान रहा। और जैसे इस पे लिखा हुआ है बाबू, वैसे ही लिख के आप नोट तैयार करेंगे, है ना। अब पुर्तगाली के बाद हम लोग अब आते हैं डच। डच डच का क्या योगदान है आपको अच्छा से दिख रहा होगा बहादुर, है ना। डच का क्या योगदान है, दिख रहा है ना साफ? कमेंट करके बताइए, साफ दिख रहा है? कमेंट कीजिए। चलिए, क्या बोल रहा है डच में कि कार्नेलिस डी हॉटमैन, कार्नेलिस डी हॉटमैन 1596 में सुमात्रा और बंताम तक पहुंचने वाला पहले डचमैन व्यक्ति बन गए। मतलब पहला व्यक्ति था जो जो जावा सुमात्रा, जो इंडोनेशिया वाला जो सुमात्रा है, इस क्षेत्र में पहुंचने वाला पहला बंदा बन गया। कहाँ का पहला बंदा है? तो डच का पहला बंदा है। अगली क्या करा है कि 1602 में डचों ने कंपनी का स्थापना किया। कब किया? 1602 में कंपनी का स्थापना किया, जबकि पुर्तगाली कब किया था? 1498 में। कोई दिक्कत? अभी डच के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। डचों ने पहला कारखाना 1605 में मसूलीपट्टनम किया, और अन्य व्यापारिक केंद्र थे, और बहुत जगह व्यापारिक केंद्र था, जैसे सूरत, चिनसुरा, कासिम बाजार, बालासोर, नागपट्टनम, कोचीन आदि में बहुत जगह व्यापारिक केंद्र बनाया था। मतलब कि हेड क्वार्टर बना दिया, कारखाना बना दिया मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और लेकिन छोटे छोटे ब्रांच बना दिया, अलग अलग बना दिया, सूरत बना दिया, चिंसुरा बना दिया, ये सब अलग अलग ब्रांच बना दिया गया। लास्ट अगर फाइनली देखेंगे कि धीरे धीरे डच को समाप्ति कैसे मिला, तो अब देखिए कि एक वेदरा का युद्ध होता 1759 में। अंग्रेज और डच के बीच में युद्ध होता। अंग्रेज से पराजित होने के साथ ही राजनीतिक महत्वाकांक्षा समाप्त हो गया। मतलब कि अंग्रेज इसको युद्ध के जरिए हरा दिया और मार के भारत से भगा दिया गया, है ना। भारत से भगा दिया। मैंने अंग्रेज चाहता था कि ढेर सारा जो बाहरी के लोग आए हैं उन लोग व्यापार करें तो हमारा व्यापार कम चलेगा, तो ये भगाने की कोशिश करता है युद्ध करके, या सामान ना बिकने देने के जरिए। सामान आप बेचने गए, ना बेचे दिए, धमका भगा दिए गए, है ना। चलिए, थोड़ा अब इसका डच का इतिहास भी थोड़ा थोड़ा बहुत खत्म हो गया, आगे पढ़ेंगे भी और, लेकिन ज़्यादा हम लोग को पढ़ना है अंग्रेज के बारे में। तो आइए अब हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, थोड़ा सा इतिहास मैंने आने का इतिहास देख रहे हैं, फिर धीरे धीरे बहुत पढ़ना बाकी है ना। थोड़ा सा व्याख्या कर रहे हैं, और जैसे आपको नोट में व्याख्या किया गया है वैसे आप अपना कॉपी में व्याख्या करेंगे। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या योगदान शुरुआत में था यहाँ पर, इसके बारे में हम लोग देखे जा रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है कि 1599 में जॉन मिल्टन हॉल भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। ये आया था स्थल मार्ग से, ठीक ना, रोड से होते हुए आया था। पहला है जॉन मिल्टन हॉल भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक है, ठीक है। आगे देख रहा है, अगले फैक्ट क्या है कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडीज में विशेष व्यापारिक अधिकारियों के साथ गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी की स्थापना की है ना, चार्टर जारी किया। आमतौर पर जो यहाँ से यहाँ जो लिखा हुआ है बाबू, ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसी को आमतौर पर
ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं, शॉर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं, है ना। लेकिन लॉन्ग नाम आपको यही था। कभी कभी मिलान करने के लिए नाम पूछ दिया जाता है कि कौन क्या है से, है ना, मिलान करने के लिए। लेकिन शॉर्ट नाम आपका यही है, लॉन्ग नाम आपका यही है, शॉर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग बोल देते हैं। आगे कुछ एक और फैक्ट बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, कैप्टन हॉकी प्रथम अंग्रेजी राजदूत जो कहाँ आए थे, जहांगीर के काल में आए थे। कब आया था, 1608-9 के आसपास में आया था, है ना, 1608-9 के आसपास में आया था। आगे क्या बोल रहा है, अंग्रेज अंग्रेज कैप्टन थॉमस बेस्ट ने 1612 में सूरत समीप स्वाली में पुर्तगालियों के जहाज के बड़ों पर हराया। मतलब कि कैप्टन थॉमस वेस्ट ने 1612 में सूरत जो जगह है ना, वहाँ पर स्वाली में पुर्तगालियों के जहाज को लूटा और भगाया, है ना। 1613 में अगर बात करते हैं तो सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित किया गया, लेकिन अस्थायी रूप से। अस्थायी बोलेगा तो 1611 में किया गया था। कहाँ, 1611 मछलीपट्टनम में। लेकिन अस्थायी रूप से बोलेगा, अस्थायी रूप से तो सूरत में किया गया था। कब, 2 साल बाद, 1613 में। 1615 की कहानी क्या है कि ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो ने मुगल सम्राट से कुछ व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। मतलब कि मुगल सम्राट से मांग किया कि हम व्यापार करेंगे और आपको कुछ योगदान देंगे। राजा लोग भी चाहते थे कि बाहरी के लोग आए और हमारा पास व्यापार करें, हमको धन दौलत बढ़ाए, है ना। आगे बोल रहा है कि 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दे दिया। अब 1632 में अंग्रेज गोलकुंडा का जो शासक था वो पूरा फ्री कर दिया कि आप ऐश कीजिए, पूरा अच्छे से व्यापार कीजिए। तो अंग्रेज पूरा खुश। अगले कुछ फैक्ट बोल रहा है कि फ्रांसिस नाम है ब्रिटिश का, ठीक ना। फ्रांसिस डे ने 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया था। मद्रास को पट्टे पर लिया, जो कालांतर में फोर्ट सेंट जॉर्ज कोठी बना दी। यहाँ पर एक का स्थापना किया गया, फोर्ट सेंट जॉर्ज कोठी बना दी। और कब लिया था बहादुर, तो 1639 में भाड़ा पर लिया और वहाँ पर एक कोठी बना दिया, है ना। कोठी में समझ में आता है, जहाँ सामान वगैरह रखा जाता है। आगे देखिए, 1668 में 1668 में कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बम्बई प्राप्त कर लिया। 1668 में, देखो डेट को ध्यान दीजिएगा, बम्बई प्राप्त किया तथा 1687 में सूरत से हटाकर बम्बई को मुख्यालय बना दिया। जो सूरत मुख्यालय जो बनाया गया था उसको हटाया, कहाँ ला दिया गया, बम्बई ला दिया गया। कहाँ ला दिया गया, बम्बई। कोई दिक्कत। 1698 में, अगली पॉइंट, 1698 में आजिमू शान द्वारा अंग्रेजों को सुल्तानती, कलिकता, गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी मिली। अब इन्हीं को मिलाकर, अंग्रेज बोल रहा है कि इन्हीं को मिलाकर एक अंग्रेज था जॉब चार्नोक। कौन था, जॉब चार्नोक ने कोलकाता के नींव रख दिया। तीनों गांवों को मिलाकर एक शहर बना दिया कि कोलकाता, है ना। तो ध्यान के कोलकाता के स्थापना कौन कौन गांवों को मिला किया गया था। अब यहीं पर फोर्ट विलियम किले स्थापित कर दिया। फोर्ट विलियम किले, है ना, फोर्ट विलियम किले का स्थापना कर दिया। तो 3 गांव को मिलाया, किस किस को बहादुर, सुल्तानती, कालिकता या कालिकता भी कहीं मिलता है, गोविंदपुर मिलाया 1698 में और एक कलकत्ता शहर की स्थापना कर दिया गया। कोई दिक्कत। आगे क्या लिखा हुआ है, एक और फैक्ट है कि 1717 में मुगल सम्राट फर्रुख शेर ने कंपनी को व्यापारिक सुविधाओं वाला फरमान जारी किया, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कंपनी का क्या कहता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मतलब है ना कि 1717 की कहानी क्या है कि इससे पहले, बहादुर थोड़ा दिन पहले, कि इसका फर्रुख शेर का पत्नी का तबीयत खराब था और इसका इलाज किया जा रहा था। तो जो आयुर्वेदिक दवा है, तो इसे इलाज किया रहा था, तो दवा ठीक हो ही नहीं रहा था। तो इसी का एक दोस्त बोल दिया, फर्रुख शेर का ही एक दोस्त बोला ना कि आप इसके चक्कर में कहे पड़े हैं,
चलिए अंग्रेजी दवा यूज कीजिए। अब एक अंग्रेज आके इसका पत्नी की इलाज करता है, तो पत्नी का इलाज किया तो पल कुछ दिन के बाद ठीक हो गई। ठीक हो गया तो ये फारूक शेर बोल दिया कि मांगो, क्या मांगना चाहता है। अंग्रेज जानते हैं, अंग्रेज पैसा नहीं मांगा, अंग्रेज अपना अधिकार मांगा कि हमको व्यापार करने का अधिकार दीजिए। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि फरमान जारी किया गया, जिसे इतिहास में मैग्ना कार्टा, मतलब कि पूरा का पूरा अधिकार फ्री कर दिया गया, सब कुछ फ्री कर दिया, आइए व्यापार कीजिए, जाइए ऐश कीजिए, है ना। यही तो इसी को कायर शासक भी बोला जाता है। आगे देखिए, अब थोड़ा डेनिस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। डेनिस क्या कहते हैं ज़िंदगी में, क्या क्या लेकर आया, क्या क्या गया। डेनिस ईस्ट कंपनी भारत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार करने हेतु 1616 में डेनमार्क द्वारा डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। डेनमार्क के द्वारा, डेनिस कहाँ से आता था, डेनमार्क। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया, ठीक है। इस कंपनी द्वारा 1620 में तंजौर के निकट ट्रेंकोवार तथा 1676 में सोरामपुर मतलब बंगाल में फैक्ट्री स्थापित किया गया है ना। अगली पॉइंट कर रहा है कि डेनिस कंपनियों को 1845 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने खरीद लिया। देख लीजिए, अब ब्रिटिश सरकार इतना ताकतवर हो गया ना कि 1845 में पूरा कंपनी ने खरीद के भगा दिया, पूरा कंपनी ने खरीद लिया। कैसे, अभी अभी देखा अभी कुछ दिन पहले जो सिम होता था बात करने वाला सिम कार्ड, जैसे टेलीनॉर था ना। सिम तो अब तो सिम कार्ड चलता नहीं है। कहाँ क्यों नहीं चलता है कि उसका बड़ा बड़ा कंपनी जैसे जियो कंपनी हो गया, एयरटेल कंपनी हो गया, या और बहुत सारा सिम कार्ड कंपनी है, उसको खरीद लिया। सब व्यवस्था किया हुआ था, सेटअप खरीद लिया और उसी का नाम चेंज कर दिया, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर डेनिस कंपनी को 1845 में अंग्रेज का कर लिया, खरीद लिया। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं। अब इस कहानी को यहाँ से फ्रेंच के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी के बारे में देखते हैं, है ना। पहली पॉइंट क्या लिखा है कि 1664 में सरकारी व्यापारिक कंपनी के रूप में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना की गई। देखिए, ये सब कंपनी का नाम बता रहे हैं, नाम याद होना चाहिए, है ना। 1664 में फ्रेंकोइस कैरो द्वारा सूरत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया गया। मैंने सूरत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित कब किया है, एक तो 64 में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुआ, और फिर भारत में आकर सूरत में फैक्ट्री स्थापित किया गया, कब 1668 में किया गया। आगे बोल रहा है कि 1674 में शिवाजी से वाणिज्यिक व्यापार अधिकार प्राप्त किया। शिवाजी से एक अधिकार प्राप्त कर लिया 1674 में कि हम व्यापार करेंगे, तो व्यापारी अधिकार मिल गया। 1674 में फ्रैंको मार्टिन ने पुडुचेरी में व्यापारिक केंद्र स्थापित कर दिया। कहाँ कर दिया, पुडुचेरी में व्यापारिक अधिकारी मिल गए। जैसे ही उसको अधिकार मिला, इसी वजह से इन्हें कंपनी स्थापित करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा इसका इतिहास क्या है थोड़ा ध्यान देंगे। फ्रांसीसी एक शासक था, इसका नाम था डुप्ले। डुप्ले का योगदान बहुत अच्छा खासा है, आगे भी पढ़ेंगे डुप्ले के बारे में। अभी थोड़ा 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 तो फैक्ट पढ़ रहे हैं, ये पूरा कहानी बाकी है ना। तो इसके कहानी में वादे बोल रहा है कि 1741 में भारत में फ्रांसीसी उपनिवेशिक का निदेशक नियुक्त हुआ था। ये एक पद पर नियुक्त किया गया, कब किया गया, 1741 में, है ना। 1742 में पुडुचेरी गवर्नर जनरल बना, कब बना, तो 42 में। और यह डुप्ले जो है मुजफ्फर जंग को डुप्ले की नवाब की उपाधि किया। मुजफ्फर जंग को डुप्ले की नवाब की उपाधि, मतलब समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ आया तो भारत में एक मुजफ्फर जंग एक व्यक्ति हुआ करते, डुप्ले उसको नवाब को उपाधि देके सम्मानित किया। क्यों कि भारतीयों को अगर मिला कर रखेंगे तो व्यापार करने में आसान होगा, है ना। और भारतीय से लड़ते रहेंगे तो व्यापार करने में मजा आएगा ना, आएगा। तो यही है। आगे लिखा है कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाला पहला यूरोपीय था। मतलब कि जितना और सब व्यापार थे उनका हस्तक्षेप करने के लिए, विरोध करने के लिए ये पहला यूरोपीय व्यक्ति था। मतलब यूरोपीय में कौन देश के, तो फ्रांसीसी था, है ना।
सहायक संधि की प्रथा प्रवर्तक किया हैदराबाद से। कहाँ से किया? देखिए अभी हम लोग आगे पढ़िएगा ना, वेले जली सहायक संधि की शुरुआत वेले जली की बोलते हैं ना, लेकिन शुरुआत यह कर दिया था। वेले जली के सहायक संधि से बहुत से प्रभावित लोग हुए थे, लेकिन जिंदगी में सहायक संधि का शुरुआत किसने किया? हैदराबाद से किया। और किसने किया? तो डोपले के द्वारा ही किया गया था, है ना बहादुर। आगे देखिए, थोड़ा बहुत आपका यहाँ खत्म होता है। अब आगे देखिए यहाँ पे बाबू, अब हम लोग कर्नाटक युद्ध से संबंधित बात करेंगे। और इतिहास में अगर कर्नाटक का युद्ध अगर नहीं देखे तो इतिहास पढ़ने का मजा ही नहीं है। तो आइए कर्नाटक का युद्ध हम लोग ध्यान से देखते हैं। और कर्नाटक का 3 युद्ध हुआ था। एक प्रथम युद्ध, जैसे प्रथम युद्ध यहाँ पे दिख रहा है, प्रथम युद्ध बहादुर यहाँ पे दिख रहा है साफ ना। प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध। तो पहली बात कि प्रथम युद्ध का समय सीमा कब था और कहाँ हुआ था? तो समय सीमा था बहादुर 4846 लेकर 48 तक। ऐसे ही आप टेबल तैयार कीजिए, अपना कॉपी में टेबल तैयार कीजिए और ऐसे ही लिखिए बहादुर कि मुख्यालय वर्ष कौन सा समय था? तो 46 से 48। इसका स्थान कहाँ था यार? कर्नाटक का। तो कर्नाटक में होगा ना, तो कर्नाटक बहुत बड़ा है, राज है। वहाँ पे कहाँ? तो अडयार में हुआ था। कहाँ हुआ था? अडयार में। कारण क्या था युद्ध का, है ना? फिर लड़ाई का समझौता देखेंगे या फिर यहाँ पर रिजल्ट देखेंगे क्या परिणाम मिला। तो वर्ष और स्थान तो देख लिए कि कहाँ हुआ था, ठीक है। कारण क्या था ना कि ऑस्ट्रेलिया उत्तराधिकारी, और तत्कालीन कारण क्या था कि अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज को अधिग्रहण करने के लिए, मतलब कि फ्रांसीसी जो हुआ करते हैं, तो फ्रांसीसी जो कर्नाटक में प्रथम युद्ध क्यों किए कि एक वक्त ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी के लिए का झगड़ा ये था। मतलब ऑस्ट्रिया जगह जो है वहाँ पर देखे ना कि सीट खाली है, राजा का सीट खाली है, राजा नहीं था वहाँ पर। तो अंग्रेज चाहता था कि हमारा आदमी वहाँ बन जाए, फ्रांसीसी चाहते थे कि हमारा आदमी बन जाए। तो वहाँ झगड़ा देखते हुए, ऑस्ट्रिया में झगड़ा देखते हुए बाबू, ऑस्ट्रेलिया में झगड़ा कहानी है 1740 का। कब का? 1 मिनट। उत्तराधिकारी के लिए झगड़ा हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप क्षेत्र में हो रहा है, 1740 में हो रहा है, 1740 में, है ना। इसे कैसे हम लोग गांव में रहते हैं, तो आपके गांव से 2 व्यक्ति दिल्ली रहते हैं, तो अगर गांव में दोनों आपस में फैमिली लड़ जाते हैं, मतलब लेडीज पार्टी लड़ गए, जेंट्स पार्टी दिल्ली में, तो वहाँ पे मुंह फुला लेते हैं कि हमको कष्ट लड़ गया। वैसी जस्ट यहाँ है, वहाँ फ्रांसीसी और अंग्रेज लड़ रहे थे ऑस्ट्रिया में कि हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। और उसी का परिवार तो भारत में भी रहते हैं, तो भारत में भी मुंह फुलौनी कर लिया गया। पहला कारण यही था। और लेकिन तत्कालीन कारण पर जाके मैंने, ये तो कारण चलिए आ रहा था कि वहाँ झगड़ा हो रहा था, तो यहाँ भी थोड़ा बहुत टन मन चल रहा था। लेकिन फिर एकाएक और तत्कालीन कारण क्या हो गया? तत्कालीन कारण हो गया ना कि अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों को लूट लिया गया था। और लूटा से वो पहले ही से माहौल गुस्सा में था, और गुस्सा में हो गया झगड़ा। तो इसी को बोलते कर्नाटक का प्रथम युद्ध। चला कम से कम 4-5 साल चला, मतलब कि 1746 से लेकर 48 साल, 2 साल चला था। कोई दिक्कत। और लड़ाई समझौता में देखिए, यहाँ पर लड़ाई के बोलते हैं सेंट थॉमस की लड़ाई भी कहा जाता है इसको। कर्नाटक का प्रथम युद्ध क्या बोलते हैं? सेंट थॉमस का लड़ाई भी बोलते हैं बहादुर। और लड़ाई होने के बाद फिर समझौता भी हो गया, लास्ट में संधि भी हो गया। एक्सला सापेल की संधि हुआ था। एक्सला सापेल की संधि का बोलता 48 में। और संधि होके समझौता कर दिया कि नहीं झगड़ा कोई करेगा, है ना। और यहाँ पर परिणाम बहादुर कुछ नहीं मिला, परिणाम यहाँ पर परिणाम रहित रहा, ठीक ना, कोई दिक्कत। तो आपका ये था कर्नाटक का प्रथम युद्ध। तो आपसे डायरेक्ट पूछ जाएगा कर्नाटक का प्रथम युद्ध मिलान करने के लिए आता है, एक तरफ युद्ध दे देगा, एक तरफ समय सीमा दे देगा, ठीक है। और एक तरफ ये संधि भी कभी कभी देता है, एक तरफ युद्ध दे देगा, एक तरफ संधि दे देगा। तो एक्सला सापेल का संधि हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध में, है ना। आगे चलते हैं। अब कर्नाटक का दूसरा युद्ध देखते हैं। तो कर्नाटक का दूसरा युद्ध बाद कुछ दिन बाद फिर शुरू हो गया 49 से 64-54 में। और कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में, लेके अंबर जगह पर। कहाँ? अंबर। वैसे बिहार बड़का है, तो कभी औरंगाबाद, कभी पटना, है ना, अलग अलग, तो वैसे ही। तो 1749 से 54 तक चला दूसरा युद्ध।
ये दिमाग में रखिए, कर्नाटक में पहला युद्ध 46 से 48, दूसरा युद्ध 49 से 54, है ना। और ये किसके बीच में था बहादुर? तो हैदराबाद और कर्नाटक का उत्तराधिकारी का संघर्ष करके। यहाँ पर भी देखिए, अंग्रेज अंग्रेज झगड़ा कर रहा है कि हम यहाँ पे उत्तराधिकारी बनाएंगे, यहाँ के नवाब किसको बनाना है। तो फ्रांसीसियों को लगा कि हम यहाँ भारतीय लोगों की मदद करते हैं, ठीक है। अंग्रेज उधर से आ जाएगा, हम इधर से आ जाएंगे, और दोनों आपस में यहाँ भारतीय लोग लड़ रहे हैं उत्तराधिकारी के लिए, लेकिन नहीं, उत्तराधिकारी के लिए भारतीयों का खाली एक नाम है। ऊपरे ऊपरे कौन लड़ रहा है? तो फ्रांसीसी और अंग्रेज लड़ रहे हैं, है ना। और यहाँ पर देखिए, अंबर की लड़ाई होता है बहादुर। अंबर की लड़ाई कब होता है? 49 में अंबर की लड़ाई हुआ, और फिर माहौल बन गया और लगभग चल दिया ये 49-54 तक झगड़ा। और फिर लास्ट टाइम बहादुर 54 में क्या होता है फाइनल, कि पुंडीचेरी का संधि होता है। क्या होता है? तो पुंडीचेरी का संधि होता है। तो आप देखिए, प्रथम संधि कब हुआ था? तो 48 में, एक सलाह सापेल का संधि के तहत, और दूसरा बहादुर पुदुचेरी का या पुदुचेरी का संधि के तहत समाप्त कर दिया गया है। परिणाम में क्या है, रिजल्ट मिलता है? एक फ्रांस पर ब्रिटिश कंपनी का प्रभुत्व, डुप्ले के स्थान पर गोंडो फ्रांसीसी गौरव बना। मतलब है, इस फ्रांसीसी का महत्व बढ़ता है डुप्ले के द्वारा, और उसी समय डुप्ले को स्थान चेंज कर दिया जाता है। चलिए डायरेक्ट हम लोग कर्नाटक तीसरा युद्ध देखते हैं। कर्नाटक का तीसरा युद्ध क्या कहता है कि पहली बात की समय सीमा कब है? तो तीनों को समय सीमा दिमाग में होना चाहिए बाबू, तीनों का। और स्थान भी कर्नाटक में है, लेकिन कर्नाटक में कहाँ भी अगर पूछेगा तो फिर ये देखना होगा मुख्य स्थान कहाँ था। तो वांडीवास का युद्ध जानते हो कब हुआ था? से बता सकते हैं वांडीवास का युद्ध? कमेंट करके बताइए। देखो, इसमें कारण क्या था? यूरोप में शतवर्षीय युद्ध, मतलब यूरोप में युद्ध चल रहा था, और उसका रिजल्ट यहाँ देखा जा रहा था ना। बोले कि हम लोग के गांव से अगर बाहर जाते हैं दिल्ली मुंबई काम करने, तो कैसे अगर गांव में लेडीज पार्टी लड़ गए तो जेंट्स पार्टी के भी माहौल बन रहा था, वैसा ही वहाँ भी झगड़ा हो रहा था, है ना। तो उसका रिजल्ट यहाँ भी देखने के लिए मिला है। तो यूरोप में शतवर्षीय युद्ध देखा गया है ना। ये 7 वर्ष का है ना, 7 वर्ष का, तो यहाँ भी वही देखा गया है। तो यहाँ पर ये समझौता और लड़ाई के बारे में बात करते हैं। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1764। 22 जनवरी 1764 अंग्रेजों सेनापति आयरकुट तथा फ्रांसीसी का नेतृत्व करने वाले लाली के बीच हुआ था, है ना। तो पूछा गया कि वांडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पहली बात का वांडीवास का युद्ध 60 में हुआ था, और आयरकुट अंग्रेज सेनापति आयरकुट और फ्रांसीसी लाली के बीच में होता है। और लास्ट में 63 में एक संधि होता है बहादुर, क्या बोलते हैं कि पेरिस का संधि। तो पहला पहला क्या संधि देखे? तो एक सलाह सापेल का संधि, दूसरा देखे पौंडीचेरी का संधि, तीसरा पेरिस का संधि, है ना। परिणाम करेगा फ्रांसीसी के यहाँ पर हार हो गया। डुप्ले जब चला गया ना, तो फ्रांसीसी कमजोर हो गया। जब तक डुप्ले रहा तब तक भीड़ फाड़ के रखा, है ना। और सिर्फ यहाँ पर हार होने के बाद सिर्फ व्यापारिक कंपनी यहाँ पर चला, और कुछ नहीं, सिर्फ व्यापारिक कंपनी का ही प्रभुत्व रहा, है ना। आगे देखिए बहादुर, आगे चलते हैं। अब हम लोग भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार बारे में देखेंगे, यानी कि लगभग ब्रिटिश सभी को हरा कर मार कर पीट कर भगा दिया, तो बच गया पूरा पूरे कौन? ब्रिटिश। तो ब्रिटिश के बारे में देखेंगे, ब्रिटिश यानी कि पूरा भारत गुलाम कर लिया। तो ब्रिटिश शक्ति का विस्तार आप जानते हैं कि बंगाल और अंग्रेज की कहानी देखते हैं। किसके बारे में? तो बंगाल और अंग्रेज की कहानी। तो बंगाल और अंग्रेज की कहानी कि बंगाल का देखते कहानी, बंगाल में अंग्रेजों का क्या योगदान था, इसके बारे में देखिए। तो देखिए, कुछ फैक्ट बना के लिखा हुआ है बहादुर। क्या लिखा हुआ है कि मुगल जो बंगाल था बहादुर, बंगाल प्रांत मुगल प्रांतों में सर्वाधिक समृद्ध प्रांत था। जो बंगाल था, मुगल का प्रांत जो था, पहले मुगल बादशाह का शासन था, है ना। तो बंगाल बहुत प्रसिद्ध था, जिसमें कुछ फैक्ट बोलेंगे कि शाह शुजा ने 1651 में अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक भुगतान पर निशान, मतलब व्यापारिक छूट दे दिया। जो शास्त्र था कि वार्षिक 3000 रुपये वार्षिक दीजिए, सालाना दीजिए पैसा, और व्यापार कीजिए, ये दे दिया। कुछ फैक्ट यहाँ पर है कि बंगाल के शासक के बारे में। तो बंगाल के शासक में जानवे करते हैं बहादुर की
मुर्शिद कुली खां कब से कब रहा? ये प्रथम नवाब के रूप में यहाँ था। प्रथम क्या था? नवाब के रूप में। और राजधानी कहाँ था? राजधानी यही पहले राजधानी हुआ करता है बंगाल का ढाका, लेकिन ढाका से मुर्शिदाबाद लाने वाला कौन है? तो मुर्शिद कुली खां ही, क्योंकि अपने नाम पर ही मुर्शिदाबाद रखा था। इसके बाद एक और अच्छा व्यक्ति आता है, इसका नाम है अली वर्दी खां। ये 40 से 56 तक रहा था। इसके बीच में भी और बहुत सारा है, सिराजुद्दौला भी है, लेकिन ये आपको यहाँ तक आया। इसके बाद में सिराजुद्दौला है। तो ये मुगल सेना को भेंट देना बंद कर दिया। मतलब कि अली वर्दी जो था, ये मुगल सेना को जो टैक्स देना पड़ता था सालाना, ये देना बंद कर दिया। ये नहीं देता था, है ना, ये नहीं देता था। इसके बाद बंगाल में ही एक व्यक्ति और आता है, जिसका क्या नाम है? तो सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, ये अली वर्दी खां है, यही बोला था अंग्रेज को कि अंग्रेज मधुमक्खियों की समान है, कि जितने शहद देगा तो खुश रहेगा, शहद नहीं देगा तो काट काट के नोच के खा जाएगा, है ना। मतलब उसको छेड़ेगा अंग्रेज को। कहा था कि अंग्रेज को अगर नहीं छेड़ेगा तो अंग्रेज शहद देगा, अब अंग्रेज को छेड़ दिया तो काट काट के नोच खा जाएगा। ये मधुमक्खी का जैसा बोला था। फिर अंतिम स्वतंत्र शासक आता है सिराजुद्दौला। अंतिम स्वतंत्र, क्योंकि इसको मरने के बाद बहादुर, इसको हटाने के बाद गद्दी से फिर अंग्रेज का सब कठपुतली बढ़ जाते हैं, लेकिन स्वतंत्र यही था अंतिम। इसी के समय प्लासी का युद्ध देखा गया बहादुर, ब्लैक हॉल त्रासदी की घटना देखा गया बहादुर, अलीनगर की संधि देखा गया। तो ब्लैक हॉल था 56 में, उसके बाद हुआ था प्लासी का युद्ध। ब्लैक हॉल की घटना क्या है थोड़ा देख लीजिए। बारी बार नीचे सब लिखा हुआ है, लेकिन वो एक बारी बार से नीचे भी लिखा हुआ है बहादुर, सब नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन पहले समझ लीजिए कि ब्लैक हॉल, पहले ब्लैक हॉल एक घटना देखेंगे तब प्लासी की देखेंगे। तो ब्लैक हॉल एक घटना था कि सिराजुद्दौला बंगाल क्षेत्र में बोला अंग्रेज से, उस समय अंग्रेज भी थे, पुर्तगाली भी थे, है ना, सब अपना अपना किलाबंदी कर रहे थे, घर बना रहे थे, फैक्ट्री बना रहे थे, कारखाना छोटे छोटे बना रहे थे। तो सिराजुद्दौला बोला कि हमारा क्षेत्र में आप नहीं बना सकते हैं, हमारा परमिशन का आप नहीं बना सकते हैं। तो पुर्तगाली को लगता है कि उसका कहनाम सही है। पुर्तगाली को लगता है कि मुगल नवाब का या बंगाल का नवाब का कहनाम सही है कि उससे अगर परमिशन नहीं लिए तो फिर दिक्कत होगा। तो वो क्या करता है कि कम फैक्ट्री बनाना, किलाबंदी करने का मतलब कि गोले गोल से अपना किला बनाना, है ना, वो बंद कर दिया फ्रांसीसी। लेकिन अंग्रेज कहा कि चलो जो होगा देखा जाएगा, हम करेंगे। और इसी गुस्सा में आया सिराजुद्दौला, गुस्सा में आया और अंग्रेज जो कर्मचारी थे काम करने वाले और साथ में सेनानायक भी थे, लगभग 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया। 146 अंग्रेजों को एक रूम में बंद कर दिया गया पकड़ के, ठीक है। 2 दिन के बाद रूम खोला जाता है तो देखते हैं कि 146 में से बाबू 123 बंदा मर गए और मात्र 23 बंदा जो है जिंदा बचे थे, है ना। 23 बंदा जिंदा बचे थे और 23 बंदा में एक विलियम हालवेल था जो इतिहासकार था। वो यह बात को लिखता है कि एक शासक था जो इतना छोटा रूम में इतना लोगों को बंद कर दिया, 2 दिन के बाद खोला तो इतना व्यक्ति मर गए, है ना। तो वही था ब्लैक हॉल त्रासदी, काल कोठरी की घटना। ब्लैक हॉल त्रासदी बोल सकते हैं, काल कोठरी घटना बोल सकते हैं, सब एक के है बाबू, है ना, ब्लैक हॉल। आगे चलिए, समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिए यहाँ तक ले। अब इसके बाद प्लासी की कहानी हम लोग देखते हैं, जो प्लासी की कहानी नीचे लिखा हुआ है। आइए प्लासी की कहानी में क्या क्या है। पहली बात कि प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को, ठीक है। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के बीच लड़ाई हो गया बहादुर। मतलब कि एक तरफ से भारतीय सिराजुद्दौला था और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव था। ये जो आपको दिख रहा है रॉबर्ट क्लाइव कहाँ से बीच में घुस गया भाई? तो जैसे ब्लैक हॉल की घटना हुआ ना, तो अंग्रेज के द्वारा मद्रास से 2 व्यक्ति को भेजा गया कि जाओ वहाँ पर हैंडल करो। कौन पागल शासक आ गया कि जो इतना को एक कमाल। देखिए, अंग्रेज भारतीयों को मारते तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन भारतीय जब अंग्रेज को मार देते थे ना, तो बहुत बड़ा फर्क उन लोगों को पड़ता था, है ना। तो रॉबर्ट क्लाइव और हडसन को
मद्रास से भेजा गया बंगाल के देखने के लिए, बंगाल के क्षेत्र को देखने के लिए कि कौन व्यक्ति है, क्या कर रहा है ना। तो आया तो यहाँ पर गर्दा मचा के युद्ध हो गया। युद्ध हुआ ना बहादुर, तो युद्ध आपको देखने के लिए मिल रहा है। अलीनगर के भी संधि भी होता है, अलीनगर के भी, है ना, अलीनगर के संधि भी होता है। लेकिन संधि भी होता है ना कि आप हमारे क्षेत्र को कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम आपका नहीं करेंगे, संधि होता है। लेकिन फिर भी युद्ध हो गया। तो युद्ध होता है तो रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच में हो गया, तो सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हो गया। ठीक है, अगली फैक्ट क्या लिखा हुआ है इसमें कि रॉबर्ट क्लाइव विश्वासघाती मीर जाफर बंगाल के सेनापति और दीवान दीवान राय दुर्लभ और जगत सेठ तथा ओमी चंद के साथ मिला। मैंने कहने का मतलब है ये चारों जो व्यक्ति दिखा, चारों मीर जाफर, वो चारों को हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक ना। ये चारों के चारों सिराजुद्दौला के विरोध में खड़ा हो गए और रॉबर्ट क्लाइव की मदद कर दिए। यही चलते रॉबर्ट क्लाइव युद्ध हार जाता है, नहीं तो रॉबर्ट क्लाइव युद्ध हार ही नहीं सकता था कभी, है ना। जब अपनों ने धोखा दे दिया तो फिर परायों पर क्या विश्वास, है ना। तो वही कहानी है। और यहाँ पर क्लासिक युद्ध में बहादुर ये हो गया, सिराजुद्दौला पराजित हुआ और रॉबर्ट क्लाइव जीत हो गई। इस युद्ध में अंग्रेज जीत गए और भारतीय हार गए, सिराजुद्दौला हार गया और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया, है ना बहादुर। यहाँ पर थोड़ा सा और देखेंगे फैक्ट, क्या फैक्ट देखेंगे बाबू, यहाँ ध्यान देंगे फैक्ट में। यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलता है, परिणाम क्या मिलता है कि 23 जून को तो हुआ युद्ध, फिर 28 जून को मीर जाफर बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर जाफर को अंग्रेज का कर दिया, बंगाल कठपुतली के जैसा नवाब बना दिया गया, है ना, है ना। क्योंकि अब नवाब बना के उसको अपने अंडर में रखेगा और पूरा काम काज अपने हिसाब से चलाएगा, कोई दिक्कत। इसमें लिखा है उसने बंगाल को उमरा की उपाधि मुगलों से दिलवाया था, उमरा की उपाधि मुगलों से दिलवाई। अंग्रेज जो है इसको मिर्जाफर को उपाधि दिवा दिया अंग्रेज से। युद्ध के बाद ल्यूक स्क्रॉप्टन स्क्रॉप्टन को नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया। मतलब कि एक व्यक्ति जो है बहादुर, ये व्यक्ति बहादुर, ये तो आपको बंगाल का नवाब मीर जाफर बन गया, लेकिन उसको देख रेख करने के लिए कि बाद में यहू न बदल जाए, उसको यहाँ पर रेजिडेंट बना कर नियुक्त कर दिया गया, साथ साथ तुम भी रहेगा, देख रेख करेगा, है ना। अगली पॉइंट क्या बोल रहा है, अंग्रेज को तात्कालीन सैन्य और एवं वाणिज्यिक लाभ हुआ तथा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अधिक राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हुआ। युद्ध के बाद तीनों जगह स्थापित हो गया, मतलब थोड़ा पावर मिल गया। कहाँ कहाँ युद्ध राजनीतिक स्थापित करने के लिए, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। तो प्लासी के बहादुर ये सब युद्ध था। प्लासी के युद्ध के बाद थोड़ा सा आगे और देखते हैं। अब प्लासी के युद्ध के बाद नवाब मीर जाफर तो बन गया था, लेकिन मीर जाफर जो है से मीर कासिम का दामाद था। क्या था, मीर कासिम का दामाद था। अंग्रेज से जो मीर कासिम है, ये मीर कासिम बोलेगा कि हुजूर, जो हमारे दामाद साहब आपको टैक्स देते हैं ना, उससे हम दुगना टैक्स देंगे, आप हमको बना दीजिए बंगाल का नवाब। तो अंग्रेज को लगा कि भाई कोई नवाब बन जाए, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको क्या मिलना चाहिए, पैसा पैसा पैसा। तो वही नवाब मीर कासिम की कहानी देखते हैं कि जो मीर जाफर था वो 1757 से लेकर 60 मतलब 3 साल तक नवाब बना। इसके बाद 60 में बंगाल का नवाब बना कौन, मीर कासिम। इसका घटना को वेंसिटाट ने 1760 की क्रांति की संधि दी, की संज्ञा दी थी। इस घटना का जो बदला गया, उसको भगा दिया गया, तो इसको वेंसिटाट ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दी। 1760 में जानवे कहते हैं कि वांडी वास का युद्ध हुआ था, है ना बाबू। चलो, इसमें और मीर कासिम पहला बात किए गद्दी बैठा से तो मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर स्थापित कर दिया। तो पूछेगा कि बंगाल में कौन नवाब था कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था राजधानी, तो कौन था, तो मीर कासिम, है ना। और वहाँ पर जब गया तो मुंगेर में तोप बंदूक की कारखाना स्थापित कर दिया। तो अंग्रेज के लगा कि बंगाल में मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर चल गया, क्या बात है।
और साथ में गया तो चुपे चुपे वहाँ पर बंदूक बना रहा है। तो अंग्रेज से कहीं ना कहीं लगा कि हमारा ऐसा ना कि हमारा खिलाफ बगावत उतर जाए, है ना। नौकरशाही को पुनर्गठन किया और दस्त के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया। मतलब अंग्रेज के जो थोड़ा बहुत ये था, अत्याचार था, उसको समाप्त करने की कोशिश किया। तो अंग्रेज को मन में चलने लगा कि हमारा खिलाफ है ना। तो फिर उसको हटा के फिर से बना दिया गया मीर जाफर को, फिर से उसको हटा के बना दिया जाएगा। कब देखना, जब वहाँ से पता चला मीर कासिम को कि अंग्रेज हम लोग हमको हटाने आ रहे हैं यहाँ मुंगेर में, और हटा के हत्या कर देंगे, तो ये भाग के चला गया, भाग गया और भाग के यूपी तरफ गया मीर कासिम। और वहाँ पर अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह सालाम द्वितीय के परिसंघ और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बात हुई। मतलब कि वहाँ पर गया भाग के मीर कासिम, सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह से मिला सालाम द्वितीय से कि अगर हम लोग तीनों मिल के अंग्रेज को भगा देंगे तो आराम हो जाएगा हम लोग का व्यापार करने में। तो बात हुआ, वादा भी किया गया कि ठीक है, अगर हम लोग जीत भी जाएंगे अंग्रेज से तो कोई फिर आपसी में लड़ेगा नहीं, न कि हम लोग अंग्रेज से भी लड़े फिर बाद में अपने में झगड़ा कर लगे। तो फैसला हो गया। जैसे उधर से आ रहे थे ना, तो बिहार में एक जगह है बहादुर बक्सर। बक्सर में एक युद्ध होता है जो बोलते हैं बक्सर के युद्ध। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 के, ठीक है। तो कंपनी सेना का नेतृत्व हेक्टर मोनरो और परिसंघ सेना का नेतृत्व गुरगिन गुरगिन खाक के द्वारा किया जा रहा था। तो ध्यान से अपने पॉइंट को देखिए, देखो ध्यान से। मैंने कंपनी जो सेना था, कंपनी सेना का देख रेख मैंने बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुंडो कर रहा था। और लेकिन साथ में जो और लोग इसको मदद कर रहे थे हेक्टर मुंडो को, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो गुरगिन खाक के द्वारा किया जा रहा है, गुरगिन खाक के द्वारा किया गया, ठीक है। इस युद्ध में फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध परिसंघ के सेना को मदद कर दिया। मतलब कि चलिए आगे थोड़ा पढ़ने के लिए बहादुर। कंपनी को इस युद्ध में निर्णायक जीत मिली। मतलब कि इस युद्ध में कंपनी जो है हेक्टर मुनरो जीत गया बहादुर। और जीत गया तो अब तीन बड़ा बड़ा राजा मिलकर जब हार गए तो बहादुर इतिहास में बोला जाता है कि मीर कासिम यहाँ से छोड़ कर भाग जाता है। अब मीर कासिम भागता है तो आगे चल के मीर कासिम को मार दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए अगले पॉइंट क्या बोल रहा है कि प्लासी के युद्ध ने जहाँ अंग्रेजों की बंगाल की प्रभुता स्थापित की, वहीं बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति बना दिया। मतलब कि प्लासी के युद्ध से बंगाल पर कब्जा किए थे, लेकिन बक्सर के युद्ध हुआ तो कहीं ना कहीं पूरा अखिल मतलब पूरा संपूर्ण भारत पर कब्जा होने का विचार हो गया। कैसे? क्योंकि एक यूपी का एक पूरा भारत का मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था, अवध का नवाब सुजाउद्दौला था। तो जब मुगल बादशाह ही जब हार गया मैच, तो कहीं ना कहीं पूरा भारत में क्या बन गया? माहौल बन गया। देखिए 3 एग्जाम के व्यू से महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा हुआ है बहादुर। क्या लिखा हुआ है? देखिए लिखा हुआ है कि प्लासी का युद्ध बंगाल में ब्रिटिश सैन्य वर्चस्व को स्थापित कर दिया, ठीक है, ठीक है। लेकिन आगे बोला है कि 60 में मीर कासिम के साथ समझौता, ब्रिटिश क्षेत्रीय का विस्तार किया गया। तो मीर कासिम के साथ जब समझौता किया गया 60 में, तो ब्रिटिश का क्षेत्रीय विस्तार किया गया। और 1764 के युद्ध के ऊपर उत्तर भारत में ब्रिटिश शक्ति का प्रभुत्व स्थापित हो गया। अब देखिए उत्तर शक्ति कहने का मतलब कि अवध तरफ, दिल्ली तरफ धीरे अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर दिया। तो इस पॉइंट को अच्छा से समझेंगे बहादुर, है ना। अब आइए इस प्लासी के बक्सर के युद्ध के बाद कुछ समझौते होते हैं। तो इस समझौते होते इलाहाबाद में बैठक होता है, इस चलते इलाहाबाद की संधि इसको बोल दिया जाता है। आइए इलाहाबाद की संधि के बारे में हम लोग देखते हैं। इलाहाबाद की संधि बोला जाता है कि इलाहाबाद की संधि 2 बार हुआ, और दोनों इलाहाबाद संधि बहुत महत्वपूर्ण, इसको ध्यान से देखिएगा बाबू। इलाहाबाद संधि 2 बार कब कब हुआ, कब करने से क्या फायदा हुआ? देखिए पहले इलाहाबाद संधि जो हुआ वो आपको 12 अगस्त बहादुर 1765 को हुआ। हालांकि डायरेक्ट आपसे सवाल करेगा कि इलाहाबाद संधि कब? तो 65 में। लेकिन पूछा प्रथम संधि कब? तो 12 में। और दूसरा संधि कब? तो 16 अगस्त को। कोई दिक्कत है बहादुर? ये ऐसे आप बोल सकते हैं।
चलिए, तो इसमें क्या होता है संधि में, तो मुगल सम्राट शाह आलम और कंपनी गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच में बैठक होता है। मुगल सम्राट मतलब कि पहला दिन संधि हुआ 12 अगस्त के, तो मुगल सम्राट शाह आलम सेकेंड और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में बात होता है। और क्या बात होता है, कंपनी को स्थापित रूप से कंपनी को अस्थायी रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवाने अधिकार मिला। इसके बदले में 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन प्रावधान किया गया। फिर अंग्रेज अंग्रेज बोल दिया ना ब्रिटिश के, यानी ब्रिटिश बोल दिया भारतीयों को, मुगल बादशाह को, कि आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा हमारा क्षेत्र दीजिए व्यापार करने के लिए, और आपको सालाना 26 लाख रुपया पेंशन के रूप में देंगे। आप इधर मत पेंशन मिल लीजिए, आपको साल में 26 लाख रुपया पेंशन के रूप में मिलेगा, प्रावधान मिलेगा, है ना। ये पहला में किया गया। कुछ और लिखा गया कि मुगल बादशाह कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में निवास करने पर सहमत हो गए। मतलब कि मुगल बादशाह कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में निवास करने का भी सहमत मिल गया। ठीक है, इलाहाबाद क्षेत्र में भी आप आ सकते हैं थोड़ा बहुत, है ना। आगे बोल रहा है कि मोहम्मद रजा खान को मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया गया। मोहम्मद रजा खान जो है, इसको मुर्शिदाबाद का उप दीवान बना दिया गया। उप दीवान, हाँ, नवाब नहीं, उप दीवान बना दिया गया। ठीक है, अब दूसरी संधि क्या होती, पहली संधि तो शाह आलम द्वितीय के साथ था, और दूसरी संधि किसके साथ था, अवध के नवाब के साथ था, और रॉबर्ट क्लाइव एक तरफ से था। ये कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र शाह आलम द्वितीय को मिल गया। मतलब कि जो कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र था ना, वो था सुजाउद्दौला का, अब शाह आलम द्वितीय को मिल गया। और जो जो शाह आलम द्वितीय वाला था, सुजाउद्दौला को मिल गया। जगह को पलट दिया गया, जगह पलट के व्यापार करवाना शुरू कर दिया गया। अगली पॉइंट कर है कि बनारस के जमींदार को और उनकी जमींदारी का पूर्ण अधिकार दिया गया, तथा कंपनी को 50 लाख रुपए क्षतिपूर्ति हुआ। मतलब बोला कि हमारा इतना माने खर्चा, पैसा होले खर्चा, और तो भी क्या करो, भुगतान करो। सुजाउद्दौला से 50 लाख रुपया फाइन ले लिया कि इस युद्ध में हमको इतना खर्चा हुआ, तुमको पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। आगे चलिए बहादुर, आगे क्या है यहाँ पर थोड़ा सा कि अब जब इलाहाबाद संधि हुआ तो बंगाल में दैद शासन शुरू किया गया। कब से बहादुर, 65 से लेकर 72 तक ला, 65 से लेकर 72 तक ला। किसके द्वारा किया गया, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा प्रस्तुत किया गया। क्या था बहादुर इस फैक्ट में देखेंगे, जस्ट ऐसा ही आप भी तैयार कीजिए ना, मज़ा आता है अगर अपने हाथ से ऐसे नोट तैयार मिलता है, शॉर्ट नोट। कहानी पूरा पढ़ लीजिए और शॉर्ट नोट ऐसे पढ़िएगा तो अलग ही मज़ा आता है बहादुर, है ना। चलिए आगे बोल रहा है कि इलाहाबाद की संधि की देन क्या क्या है। 1765 में इलाहाबाद संधि हुआ, उसका देन क्या क्या है। पहली देन है कि दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया। और कहाँ कहाँ दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ, तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा का राजस्व संग्रह का अधिकार मिल गया, ठीक है, ब्रिटिश के हाथ में। दूसरी इधर क्या देख रहा है कि डिप्टी सूबेदार उप दीवान की नियुक्ति किया गया, है ना, ब्रिटिश कंपनी को देखरेख करने के लिए बहादुर, ये हो गया। दूसरी तरफ क्या मिलता है कि निजामत का अधिकार दिया गया, प्रशासन का अधिकार दिया गया, बंगाल का नवाब का उत्तरदायी दिया गया। ये पूरा के पूरा देश शासन में दिया गया बहादुर, कि अब पूरा के पूरा कुल मिला के लूटो, क्या करो, प्रशासन चलाओ खुद, और इकोनॉमिकल पैसा जमा करो खुद, और नवाब रखो अपने से। मैंने सब कुछ कर दिया गया, इसलिए बोलते हैं कि दैत शासन, दोहरा शासन लगा दिया गया। क्या है, दोहरा शासन, एक दीवानी अधिकार दे दिया गया और निजामत अधिकार दे दिया गया, दोहरा शासन दे दिया गया। एग्जाम के व्यू से बहादुर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बगल में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बंगाल के बारे में, वही कि उप दीवान या नायब दीवान किसे कहते थे, तो कंपनी का प्रतिनिधि हुआ करते थे, है ना, उप दीवान। और वही अगर उप नाजिम की बात करते हैं या नायब नाजिम के बारे में, तो नवाब का प्रतिनिधि हुआ करते थे। समझ आ रहा है, उप दीवान कंपनी का प्रतिनिधि, जबकि उप नाजिम नवाब का प्रतिनिधि हुआ करते थे। बंगाल का प्रथम उप दीवान कौन था, तो मोहम्मद रजा खां था। उप दीवान के बारे में बोल रहे बाबू, बंगाल का प्रथम उप दीवान कौन था, ये था। लेकिन वही भारत का प्रथम भारत बोल रहे, बिहार का प्रथम उप दीवान बोल देगा तो सिताब राय था।
और उड़ीसा का प्रथम उप दीवान बोल देगा तो राय दुर्लभ था। ये सवालिया पूछता है बाबू कि बंगाल का उप दीवान कौन था, तो राजा खां था। और बीपीएससी की अगर तैयारी करते हैं तो सिताब राय के बारे में पूछ देता है कि बिहार का प्रथम उप दीवान कौन था, उड़ीसा का उप दीवान कौन था। क्यों? ये तीनों को तीनों पूरा क्षेत्र इसी कंट्री में हो गया अंग्रेजी का ना। उड़ीसा, बिहार और बंगाल, तो यही चलते तो यहाँ पर दिया गया है। देखिए इतिहास में कुछ और फैक्ट मिलता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा प्रस्तुत किया गया, लेकिन किस क्या प्रस्तुत किया गया? दैत शासन। लेकिन दैत शासन का जनक बोला किसे जाता है? दैत शासन का जनक किसे बोलते हैं? सर विलियम कार्टिस को बोला जाता है। नहीं, लियोन कार्टिस, लियोनिल कार्टिस को बोलते हैं। लियोन कार्टिस को बोला जाता है ना। अब ये क्या है दैत शासन? थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जिसमें कंपनी अधिकार दोनों बंगाल के नवाब उत्तराधिकारी उस उत्तरदायी को अलग कर दिया गया। वारन हेस्टिंग्स ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। दैत शासन को समाप्त कर दिया गया था। मतलब कि दैत शासन में था ना कि अंग्रेज अलग से व्यापार करेगा और बंगाल का नवाब का उत्तरदायित्व तो अलग से रहेगा। ये दैत से मतलब दोहरा शासन। अब यही के आगे चल के बहादुर वारन हेस्टिंग्स क्या कर देगा? दैत शासन को समाप्त कर देगा, है ना बहादुर लोग। तो यहाँ आपको इतना इतना कवर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं थोड़ा बहुत कि आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध हम लोग बहादुर देखते हैं कि क्या था आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आप कर्नाटक के देख लिए, बंगाल के नवाब को देख लिए। अब थोड़ा सा कुछ फैक्ट और देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। पहली बात कि मैसूर युद्ध तो है, तो आंग्ल करने का मतलब अंग्रेज और मैसूर के बीच में हो रहा है ना। तो आइए 1665 में तालीकोटा के युद्ध में हार के कारण विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद वाडियार राजवंश ने मैसूर पर अधिकार शासन किया था। कौन किया था? वाडियार। और 1755 में अगर देखते हैं कि डिंडीगुल का फौजदार के रूप में हैदर अली नियुक्त हुआ था। कहाँ का? डिंडीगुल का हैदर अली नियुक्ति हुआ था, ठीक है। और 1761 में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया। 55 में नियुक्त किया गया और फौजदार के रूप में, और 61 में क्या कर दिया वो वास्तविक शासक बन गया। हैदर अली ने फ्रांसीसी की सहायता से डिडीगुल मतलब तमिलनाडु में हथियारों के फैक्ट्री स्थापित कर दिया, है ना। फ्रांसीसी की मदद से किसके खिलाफ करने के लिए? अंग्रेज के खिलाफ के लिए। 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। तो हैदर अली कुछ थोड़ा सा फैक्ट लेके देख लिए। अब थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं उसी का पुत्र का देख लेते हैं। बहादुर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट करके बताइए। चलिए कुछ टीपू सुल्तान का जीवनी देख लेते हैं बहादुर। क्या टीपू सुल्तान का जीवनी है ना। आइए, इनका समय सीमा है कि 1750 से लेकर 1799 तक रहते हैं। मतलब जन्म से लेकर मरण तक का समय दे दिया है। पहली पॉइंट कि 1782 में मैसूर का शासक बना। कहाँ का शासक बना? मैसूर का। कौन? टीपू सुल्तान। और इनको शेर ए मैसूर के नाम से भी जाना जाता था। टीपू सुल्तान का उपाधि था शेर ए मैसूर का नाम से भी लोग उनको पुकारते थे, है ना। फ्रांसीसी क्रांति में प्रभावित होकर अपनी राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, जो जैकोबियन क्लब का सदस्य बना। बाद में इसको जैकोबियन सदस्य का क्लब जैकोबियन क्लब का सदस्य बना दिया गया। लेकिन वहाँ पर एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। कौन? मतलब टीपू सुल्तान। कहने का मतलब है कि वहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित किया और आज़ादी का ढिंढोरा पिटा, है ना। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया कि हम लोग क्या करेंगे। वृक्ष वास्तव में लगाया कि धीरे 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 क्या, जैसे पेड़ धीरे धीरे फैलता है ना, वैसे बोला धीरे धीरे हम लोग भी क्या कर लेंगे, पूरा क्षेत्र कब्जा कर लेंगे और अंग्रेज को भगा देंगे। लगवाया तथा जैकोबियन क्लब का सदस्य बना, है ना। अगली पॉइंट बात कर रहा है कि भारत में
रॉकेट तकनीकी का खोजकर्ता, रॉकेट संचालन फतुल मुजाहिदीन नामक सैन्य मैनुअल लिखा है ना, इसके द्वारा लिखा गया ही लिखवाया गया था। टीपू सुल्तान बहुत ही बेजोड़ शासक था, पढ़ा लिखा ही बंदा था, है ना। विदेशी मैत्री हेतु फ्रांस, तुर्की, ईरान, पेंगू मतलब बर्मा में अपने व्यापारिक दूत भेजा, और तथा अरब कुस्तुनिया, काबुल, मॉस्को में दूत भेजा और मंडल भेजा, जहाँ आधुनिक रीति रिवाज को स्थापित किया गया। मतलब कि शासक था ना, कि लोगों को अपने राजदूत को दूसरे देश में भेजता था कि जाओ वहाँ कैसा माहौल है, क्या नया चीज़ देखने के लिए मिल रहा है, उसे देख के आइए, अब यहाँ भी वैसा ही बनाइए, है ना। मॉडर्न बनाने की कोशिश करता था, है? एक नया मौलूदी चंद्र सौर कैलेंडर भी शुरू किया। ये कैलेंडर शुरू किया, कैलेंडर का नाम क्या है कि मौलूदी चंद्र सौर कैलेंडर के शुरू किया, है। राजवानी के नियम की स्थापना कर दिया। अब कुछ फैक्ट देखते हैं जो इसके समय में युद्ध देखा गया है, और ये युद्ध देखना बहुत ज़रूरी है बहादुर। तो आइए इस युद्ध को अच्छे से देखते हैं। देखिए ध्यान से, युद्ध आपको देखने को मिलेगा कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। ये 1700 यहाँ से यहाँ तक हम लोग देखना शुरू कर रहे हैं, देखो ध्यान से। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है कि अब आंग्ल प्रथम मैसूर युद्ध आएंगे, दूसरा युद्ध आएंगे, तीसरा युद्ध आएंगे, चतुर्थ आएंगे। अब आंग्ल मैसूर के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग कुछ और बात किए थे, कर्नाटक युद्ध हम लोग देख चुके हैं, अब मैसूर का आते हैं। तो प्रथम युद्ध लिखा गया है, वर्ष स्थान लिखा गया है और संबंधित व्यक्ति, लेकिन आपका सब हेडिंग दिया गया है क्या क्या ऐसे, कोई दिक्कत। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब चल था बहादुर लोग, 67 से लेकर 69 तक लगा, 1767 से 69 तक। कहाँ चला था, तो मैसूर सीमा पर चला था। कहाँ, तो मैसूर सीमा पर बहादुर, ठीक है। अब इसमें संबंधित व्यक्ति कौन कौन थे, तो हैदर अली प्लस निज़ाम हैदराबाद के बनाम, और कौन थे, एक तरफ से हैदर अली निज़ाम, दूसरी तरफ से थे जोसेफ स्मिथ, कर्नल ब्रुक्स और माधवराव। ये दो, ये एक तरफ से, ये एक तरफ से, है ना। बनाम मतलब उधर और इधर, ठीक है। और अंतर्गत महत्वपूर्ण लड़ाई की बात कर रहा है, इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ, तो चेनगाम का युद्ध, है ना, अंबूर पर कब्जा, हैदर अली, अगला परिणाम क्या निकला कि हैदर अली की इसमें जीत हुआ। जो कर्नाटक आंग्ल मैसूर का प्रथम युद्ध जो है वो हैदर अली की जीत हुआ, है ना। अब यहाँ पे लिखा गया है, हेडिंग जो दिया गया है, समझौता संधि गवर्नर जनरल, तो मद्रास के संधि के तहत इसको समाप्त किया गया। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था, जिस समय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उस समय के गवर्नर जनरल कौन था बहादुर, तो हैरी वेरेस्टलस्ट, वेरेलस्ट। हालांकि इसके बारे में आपको जब गवर्नर जनरल की लिस्ट तैयार कर रहे थे तो उसमें आप पढ़े भी थे। विशिष्ट इस तथ्य के यहाँ पर क्या है, हैदर अली की फ्रांस से मित्रता हो गया। हैदर अली को फ्रांस से या फ्रांस के लोगों से क्या हो गया, मित्रता हो गया, ठीक है। ये पहला संधि में था, पहला युद्ध में था। वही मैसूर का आंग्ल मैसूर, अगर सेकेंड युद्ध देखते हैं बहादुर, सेकेंड देखते हैं, सेकेंड में कब से कब चला था, 84 से 80 से 84 में चला था। अभी कर्नाटक के अर्काट में चला था, कर्नाटक के अर्काट क्षेत्र में चलता है ना। इसमें कौन कौन शामिल था, तो हैदर अली, टीपू सुल्तान और आयरकुट प्लस हेक्टर मुनरो। देखिए हैदर अली टीपू सुल्तान एक तरफ से और आयरकुट और हेक्टर मुनरो एक तरफ से, है ना बहादुर, कोई दिक्कत। और इसमें इसका अंतर्गत महत्वपूर्ण लड़ाई के बारे में देखते हैं, तो पोटोनोवा का युद्ध, पोटोनोवा का युद्ध हुआ था कब, 1781 में हुआ था पोटोनोवा का युद्ध। और परिणाम क्या रहा, तो अनिर्मित मतलब कुछ नहीं रहा, बराबरी टाइप पर आ गया, है ना। और मंगलोर की संधि के तहत बहादुर इस युद्ध को समाप्त किया गया। और उस समय के जो गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था, है ना, वारेन हेस्टिंग्स। आपसे सवाल कह देंगे कि मंगलोर की संधि कब हुआ था, तो आपको बताना होगा 1784 में। तथ्य यहाँ से बात करते हैं कि हैदर अली की मृत्यु और अंग्रेजों द्वारा माहे पर कब्जा, माहे जो क्षेत्र है
उस पर कब्जा कर लिया गया। और दूसरे युद्ध के बाद बहादुर, दूसरे युद्ध के समय हैदर अली का मृत्यु हो गया। हैदर अली का मृत्यु हो गया। पहला में तो हैदर अली था, दूसरे में हैदर अली था, तीसरा में हैदर अली नहीं रहेगा, है ना। तीसरा जो मैसूर युद्ध है वो चल था 90 से 92 के बीच में। कब? 90 से 92 के बीच में। कहा? मालाबार तट पर चल था। उसमें टीपू सुल्तान एक तरफ से था और एक तरफ से कर्नवालिस के साथ साथ विलियम मोडोवस था। विलियम मोडोवस। इसको ऐसे ही अच्छा से लिखेंगे बहादुर, ठीक ना लिखिएगा समझ में नहीं आएगा। आपको दिमाग में होना चाहिए ना कि जो आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन कौन शामिल हुए थे। तो एक तरफ से भारतीय तरफ से टीपू सुल्तान और अंग्रेज तरफ से कर्नवालिस और विलियम मोडोवस, ठीक है। यहाँ लड़ाई कौन होता? तो त्रावणकोर में एक लड़ाई हुआ था जिसको बोलते हैं तेलीचेरी का युद्ध। तेलीचेरी का युद्ध या त्रावणकोर के युद्ध कभी कभी बोल देते हैं, है ना। इस युद्ध में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में विजय हुआ था कौन? तो ब्रिटिश का विजय हुआ था और श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत समाप्त कर दिया गया बाबू, है ना। और उस समय का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्नवालिस था। कौन था बहादुर? लॉर्ड कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस। कोई दिक्कत? अब आगे लिखा गया है कुछ तथ्य जो एग्जाम में डायरेक्टली छपता है, उसके बारे में क्या बोला है कि टीपू का त्रावणकोर पर आक्रमण और संधि में अपने पुत्र और आधे क्षेत्र को खो दिया था। टीपू सुल्तान जो था अपने पुत्र को भी खो दिया और आधा जो त्रावणकोर का आधा क्षेत्र था वो अंग्रेज के हाथ लग गया, है ना। चतुर्थ में अगर बात करते चतुर्थ आंग्ल में तो 1799 में हुआ था बहादुर श्रीरंगपट्टनम में। कहा था? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान एक तरफ से था और एक तरफ से था आर्थर वेलेजली प्लस में जेमंद अस्टुअर्ट। जेमस अस्टुअर्ट। देखो पूरा अभी जो कल परसों जो दरोगा के एग्जाम पढ़ा बाबू, उसमें आपको पता चल जाएगा कि सवाल कैसा था से। आपको लगता है कि का टेढ़ी टेढ़ी नाम याद करें, यही से सवालिया दरोगा में छपता है, यही से सवाल, है ना। जो से हम लोग और आप लोग भागते हैं ना सवाल देख के, थ्योरी देख के, उसी से सवाल यहाँ पर पूछता है। आगे देखे यहाँ बोल रहा है श्रीरंगपट्टनम तथा मालावेली का युद्ध, है ना। लड़ाई का हुआ तो मालावेली का युद्ध, इसमें ब्रिटिश जीत गए थे और यहीं से बहादुर सहायक संधि शुरू कर दिया। कौन सहायक संधि शुरू किया था? तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली के द्वारा भी शुरू किया गया था। तथ्य क्या है लिखा हुआ? नेपोलियन का भारत पर हमले की योजना टीपू सुल्तान की योजना हो गया, ठीक है। दूसरी बात, टीपू सुल्तान की मृत्यु। वेलेजलो को मार्क्सिस्ट की उपाधि दिया गया बाबू, ठीक है। कोई दिक्कत? ये सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा था। आगे थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। क्या लिखा गया महत्वपूर्ण फैक्ट? एक जगह लिखा गया है, सब एक जगह, जो ऊपर हम लोग पढ़े ना और सबका सब नीचे एक जगह। जैसे प्रथम नहीं, ऊपर तो मैसूर का युद्ध था, आगे मराठा युद्ध। देखो यहाँ पर आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में बात करेगा। आंग्ल मराठा युद्ध, जैसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में 3, देखिए कर्नाटक युद्ध 3 चला, मैसूर का युद्ध 4 चला, मराठा का युद्ध 3 चल रहा है। प्रथम अगर बात करते हैं तो 75 से लेकर 82 तक ला, 1775 से 82 तक। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स, है ना। और अनिर्मित रहा, मतलब ज़्यादा कुछ परिणाम हुआ नहीं। और मुख्य संधि सूरत की संधि के तहत इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। दूसरी बार फिर हुआ 1803 से 1805 तक ला। उस समय का गवर्नर वेलेजली था और अंग्रेज का प्रभुत्व बढ़ गया। और राजपुर घाट की संधि के तहत समाप्त कर दिया गया 5 में, है ना। और तीसरा अगर आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में बात करते हैं 1816 से 1819 तक, उस समय था लॉर्ड हेस्टिंगस था, है ना। वारेन हेस्टिंगस नहीं, लॉर्ड हेस्टिंगस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और ब्रिटिश का इसमें विजय होता है बहादुर। और मदसार की संधि 1818 में होता है, या इसी को बोलते हैं पिंडारियों के विरुद्ध अभियान। जो संधि हुआ पिंडारियों के विरुद्ध अभियान चलाकर बहुत से पिंडारियों को दहन भी किया गया। आइए आगे आते हैं। आगे देखिए बहादुर, आपको यहाँ पर दिखाया गया अंग्रेज और मराठों के बीच महत्वपूर्ण संधियाँ। ये जो लिखा गया है ऐसे आप लिख सकते हैं, जैसे एक तरफ से मराठा, एक तरफ से अंग्रेज है। जैसे आपसे बोला कि मंदसौर की संधि तो 1818 में, जस्ट पीछे देखें। सूरत की संधि, एक तरफ से मराठा, एक तरफ से अंग्रेज, ठीक है। तो ऐसे टेबल तैयार किया हुआ, जैसे टेबल तैयार किया, अगर आप टेबल तैयार करते हैं तो पढ़ने का मज़ा ही कुछ अलग है, ठीक है। सालावाई की संधि 1782 में। बसिन का संधि 1802 में। बसिन का संधि 1802 में बहादुर।
पुन्ना की संधि 1817 में बहादुर, पुन्ना की संधि 1817 में, ठीक है। आगे लिखा गया है देवगांव की संधि 1803 में, ठीक है। ग्वालियर का संधि 1817 में बहादुर, और नागपुर घाट की संधि 1816 में बहादुर, राजपुर घाट की संधि 1805 में। तो ये सब संधि जो था वो मराठा और अंग्रेजों के बीच में आपको देखने के लिए मिलता है। थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, बगल में देख लीजिए, लिखा गया है कि आंग्ल सिख युद्ध। अब ये कर्नाटक देखे लिए, मराठा देखे लिए, आंग्ल मैसूर देखे लिए, तब सिख के साथ चलते हैं। तो प्रथम सिख साथ दो युद्ध देखने के लिए मिला। एक प्रथम चला 1845 से 46 तक ला, प्रथम सिख युद्ध के नाम से बोला जाता है। प्रथम अगर प्रमुख व्यक्ति की बात करते हैं, एक तरफ से दलीप सिंह थे, एक तरफ से लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के बारे में बात करें, द्वितीय के नहीं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1911-12 के आसपास है, मतलब कि कुछ नहीं लिखा है तो प्रथम बोलेंगे, है ना। तो दलीप सिंह और हार्डिंग के बीच में होता है समझौता। लास्ट टाइम 46 में हो जाती है लाहौर की संधि के तहत, और इसमें ब्रिटिश का प्रभुत्व बढ़ जाता है। वहाँ तो ब्रिटिश का प्रभुत्व क्या होता है तो बढ़ जाते हैं। आगे बोल रहा है कि दूसरा अगर बात करते हैं तो 48 से लेकर 46 में तो पहला समाप्त हो गया, फिर 2 साल के बाद फिर शुरू हो गया, तो 48 से 49 तक चला। इसमें प्रमुख व्यक्ति दोस्त मोहम्मद खान और लॉर्ड डलहौजी के बीच में था, है ना। एक तरफ से मैंने भारतीय तरफ से मतलब सिख की तरफ से दोस्त मोहम्मद खान, और दूसरी तरफ से आंग्ल लॉर्ड डलहौजी थे, है ना। इसी में अगर बात करते हैं तो चिलियावाला का युद्ध के पश्चात महाराजा दलीप सिंह अपद से हो गए। अपद से मतलब कहने का मतलब पद से मतलब समाप्त हो गए, है ना। तो चिलियावाला का युद्ध के बारे में अब समझ के बहादुर कब होता है, 1849 में। और इसमें रिजल्ट क्या मिलता है, डलहौजी द्वारा पंजाब पर अधिग्रहण, मतलब डलहौजी जो है वो पंजाब को अपने अंडर में कब्जा कर लिया। ये था आंग्ल। अगर जस्ट बगल में आंग्ल बर्मा युद्ध देखते हैं बहादुर, तो बर्मा युद्ध भी देखने के लिए हमें मिल रहा है। आंग्ल बर्मा युद्ध देखिए, सगरों हम लोग बारी बारी सब युद्ध हम लोग देख लिए। अब एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आंग्ल बर्मा युद्ध के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में, तो आंग्ल बर्मा युद्ध। आंग्ल बर्मा युद्ध में भी बहादुर लगभग 3 युद्ध हुआ। कितने युद्ध हुआ, तो आंग्ल बर्मा युद्ध 3 युद्ध में हम देखेंगे। जैसे प्रथम आंग्ल मतलब अंग्रेज, और बर्मा मतलब बर्मा जो म्यांमार बोलते हैं। तो 1824 से 26 के बीच में हुआ, है ना। इसके बीच में 26 में संधि हो गया बहादुर। संधि के नाम है आडबू की संधि। आडबू की संधि आंग्ल और बर्मा के युद्ध के बीच में हुआ था, और मणिपुर को स्वतंत्र कर दिया गया। और उस समय का जो शासक था, ब्रिटिश शासक एम हस्ट हुआ करते। कौन, एम हस्ट। कोई दिक्कत। वही दूसरा बात करेंगे, द्वितीय युद्ध बर्मा का दूसरा युद्ध तो 1852 में होल था। और 52 में होल था तो लोअर बर्मा के क्षेत्र का अधिकार पर हुआ, है ना। जिसमें डलहौजी का कर लिया कि इसमें इस तरफ से डलहौजी का उसका योगदान था। तीसरा बात करते हैं कि बर्मा को भारत में विलय कर दिया गया। तीसरा युद्ध के बाद बर्मा को भारत में विलय कर दिया गया। और जब बर्मा को भारत में विलय किया जा रहा था तो उस समय कौन था बहादुर, तो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन। और ऊपर देखिए ना, बर्मा का तीसरा युद्ध जो हुआ तो 85 में, तो 85 के समय कौन था, लॉर्ड डफरिन। ताकि कांग्रेस के बारे में जस्ट पढ़ के हम लोग निकले हैं। कोई दिक्कत है बहादुर तो बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो। चलो नहीं दिक्कत है तो आइए अगली सवाल, अगले पॉइंट आता है। थोड़ा ये जो घेरा जो दिख रहा है बहादुर, इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है कि लॉर्ड क्लाइव की दैद शासन 65 से 72 तक ला, 65 से 72 चला था, है ना। लॉर्ड वेलजली के सहायक संधि 98 से 1803 तक चला। मतलब ये कहने का मतलब ये लोग दिख रहे हैं, ये कांग्रेस की राजनीति, कांग्रेस बोल रहे अंग्रेज की रणनीति थी, है ना। अंग्रेज की राजनीतिक नीतियाँ थी कैसे कैसे। तो हड़प नीति कर दिया गया, डलहौजी वेलजली द्वारा सहायक संधि कर दिया गया, और डलहौजी द्वारा व्यापकगत सिद्धांत लाया गया। 48 से 56 तक चला था बहादुर। कोई दिक्कत। चलिए अगर थोड़ा सा देखते हैं आंग्ल नेपाल युद्ध के बारे में देख लीजिए। ये 1814 से 1816 के बीच में चला था, जिसको इस युद्ध को सुगौली की संधि 1816 के तहत समाप्त कर दिया गया। और इस समय में कौन कौन थे बहादुर, तो लॉर्ड हेस्टिंगस और गोरखाओं के बीच में था। गोरखाओं, लॉर्ड हेस्टिंगस और गोरखा के बीच में ही देखने के लिए मिल रहा था। थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे
और बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। जैसे बहादुर, जैसे अब यहाँ पर दो चीज़ मिल रहा है। क्या? एक यहाँ पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि देसी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति, देसी रियासत के प्रति क्या क्या नीति अपनाया गया था। जैसे पहला ऊपर देखो कि घेरे की नीति कब से कब चला था, तो 1765 से लेकर 1803 तक ला। और कौन लगाया था, किसका देन था, तो वारन हेस्टिंग्स की देन था। घेरे की नीति वारन हेस्टिंग्स का ही देन था। बहादुर, घेरे का जो नीति था वारन हेस्टिंग्स का ही देन था। कोई दिक्कत? अगली यहाँ पर बगल में नीचे देखते हैं, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, ये 1803 से 1813 से 1858 तक ला। ये कौन लगाया था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के ही देन था। देखिए, घेरे की नीति वारन हेस्टिंग्स और अधीनस्थ पृथक्करण की नीति लॉर्ड हेस्टिंग्स का देन था। कोई दिक्कत? और नीचे हो रहा है कि अधीनस्थ संघ की नीति, ये ब्रिटिश सरकार की नीति थी। बहादुर, कब से कब चल थी, तो 1858 से लेकर 1935 तक ला, 1935 तक ला चला था। जब तक भारत शासन 1935 में नहीं आया था तब तक ये चला था। बहादुर, है ना। आगे देखिए, समान संघ की नीति, समान संघ की नीति ये 1935 से लेकर 47 तक चला था। और किसके अधीन था ये, भारत सरकार अधिनियम के तहत ही आया गया था, है ना बहादुर। ये थे ब्रिटिश के जो रियासतों में नीतियाँ चलाया करते थे। थोड़ा सा देखते हैं बगल में 1857 एक क्रांति, ये विशेष पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं, जिसमें तत्कालीन कारण क्या था। 1857 का विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था और विद्रोह की शुरुआत कहाँ से होता है, ये दो फैक्ट दिया गया है। तत्कालीन कारण आप सभी लोग जानते हैं बहादुर कि दिसंबर 1956 में जो बंदूक था ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल ला दिया गया था, है ना, प्रयोग से, जिसमें बहादुर, जिसमें गोली बारूद डालते थे ना, जिसमें चर्बी कारतूत में गाय और सुअर की चर्बी होने का अफवाह फैल गया। मैंने अफवाह फैल गया ना, इस बंदूक में जो बारूद डाला जाता है वो एक प्लास्टिक में होता था और उसको बहादुर प्लास्टिक को फाड़ना होता था मुंह से, लेकिन वो प्लास्टिक नहीं था, वो गाय और भैंस का चर्बी का कारतूत था, है ना। उसको कारतूत को मतलब एक ना, तो कपड़ा दांत से फाड़ के निकालने के लिए, कैसे गुटखा फाड़ते हैं, तो गुटखा एक कवर है ना, वो कवर प्लास्टिक नहीं, गाय और सुअर का चर्बी हुआ करता है ना बहादुर। तो तत्कालीन कारण बहादुर आपको यही था, बंदूक वाला था, गाय सुअर की चर्बी के कारण था, है ना। अब विद्रोह की शुरुआत कहाँ से बात करते हैं, तो बोला जाता है कि 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह तथा सैन्य अधिकारी रेजिमेंट सार्जेंट हाउस और लेफ्टिनेंट बॉक की हत्या करने का, मतलब कि मंगल पांडे के द्वारा दो व्यक्तियों का हत्या कर दिया गया। कौन सा रेजिमेंट के थे, 34वें रेजिमेंट के थे, हत्या कर दिया गया। तो मंगल पांडे को दिन दहाड़े बहादुर 8 तारीख का कर दिया गया, फांसी दे दिया गया, है ना। तो इसके देने की वजह से उन लोगों में क्या हो गया, जोश जाग गया, और मतलब विद्रोह का जोश जाग गया। चलते 10 मई 1857 को मेरठ के 20वीं नेटिव इनफील्ड इन्फेंट्री द्वारा क्रांति की विविधता शुरुआत हुई। मतलब कि शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से, लेकिन सिलसिला पहले ही चल रहा, 34वीं रेजिमेंट से ही चलते आ रहा था, क्योंकि 34वीं रेजिमेंट का मंगल पांडे जो थे वो विद्रोह कर रहे थे, सुअर और गाय और चर्बी का जो बंदूक का विरोध कर दिए थे कि हम बंदूक की गोली नहीं चलाएंगे, और 2 ब्रिटिश अधिकारियों का हत्या कर दिए थे। कौन कौन, सार्जेंट हुसैन और वो को हत्या कर देने की वजह से ये सिलसिला जारी हुआ, है ना। आगे देखते हैं, आगे देखिए बहादुर, प्रमुख केंद्र देखना है हम लोग को, 1857 का प्रमुख केंद्र क्या है, और विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, और ब्रिटिश, कौन सा ब्रिटिश दमन किया। जैसे दिल्ली में बहादुर शाह जफर, प्रतीकात्मक नेतृत्व उनका जो जनरल बख्त खां के द्वारा, मैंने बख्त खां के नेतृत्व में किया गया था, है ना। ये बहुत बूढ़ा हो गए थे, लेकिन इनका नेतृत्व बख्त खां कर रहे थे, लेकिन दिल्ली से तो कर रहे थे, लेकिन उसका दमन दबा कौन दिया, तो जॉन निकोलसन और लेफ्टिनेंट विलोबी और हडसन तीनों से मिलकर उस विद्रोह को दबा दिए। वही विद्रोह में अगर बात करते हैं कि लखनऊ से कौन थे, तो बेगम हजरत महल विद्रोह कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज के द्वारा कैंपबेल और लॉरेंस के द्वारा दबा दिया गया,
वही अगर हम कानपुर में बात करते तो नाना साहब का नाम है बात धोंदू पंत और तात्या टोप्या, दोनों मिल कर रहे थे। और तात्या टोप्या के नाम क्या है? तो रामचंद्र पांडुरंग है ना। लेकिन सर कॉलिन कैंपबेल क्या कर दिया, इस वहाँ के भी लोगों को दबा दिया। वैसे झांसी में अगर बात करते लक्ष्मीबाई, जनरल होरोज के द्वारा दबा दिया गया। ग्वालियर से तात्या टोपे थे, तो जनरल होरोज को दबा दिया गया। आपसे सवाल डायरेक्टली पूछता है ना कि कौन का इस्तेमाल, बरेली सवाल है तो बरेली में कौन था? तो खान बहादुर खान। उनको दबाने का काम कौन किया? तो अंग्रेज के द्वारा। कौन अंग्रेज? तो आपको कैंपबेल के द्वारा। ऐसे पूछता है। बिहार में अगर बात करते हैं तो कुंवर सिंह और अमर सिंह कर रहे थे, दोनों भाई। लेकिन दबाने का काम करता है मेजर विलियम टिलर और विंसेंट आयर के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया। ऐसे करके बाद फैजाबाद भी था, इलाहाबाद बनारस भी था, लियाकत अली वाला, इस सब को ही दबा दिया गया है ना। आगे थोड़ा आते हैं बहादुर। 1857 हेडिंग दिया गया है। क्या हेडिंग दिया गया है बाबू? कि 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करता है। महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कुछ फैक्ट लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं बारी बारी से, है ना। जैसे विद्रोह के समय गवर्नर जनरल हार्डिंग नहीं, लॉर्ड कैनिंग और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन और लिबरल पार्टी से, जब पूछ देगा ना कि जब विद्रोह हो रहा था उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन थे बहादुर। और पामस्टन कौन सा पार्टी से थे? तो लिबरल पार्टी से थे बहादुर, है ना। इतना महत्वपूर्ण फैक्ट है। दूसरी फैक्ट, विद्रोह में अंग्रेजों का समर्थन ग्वालियर के सिंधिया दे रहे थे, इंदौर के होलकर दे रहे थे, भोपाल के नवाब दे रहे थे, हैदराबाद के निजाम दे रहे थे, कश्मीर के महाराजा दे रहा था, राजपूताना राज और सिख शासक ने विद्रोह में अंग्रेज की तरफ से मदद कर रहे थे और कुछ लोग अंग्रेज के विरोध कर रहे थे। देखिए, 1857 का विद्रोह कभी दबता नहीं, लेकिन भारतीयों ने ही भारतीयों को विश्वघात किया। मतलब भारतीयों का आशा था कि कम से कम हम विरोध करेंगे तो पूरा भारतीय एक तरफा रहेंगे, लेकिन ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। ये आपको जो महत्वपूर्ण डेटा है उसको याद रखेंगे, कौन कौन सा लोग थे जो अंग्रेज का सपोर्ट कर रहे थे। 1857 के विद्रोह का प्रतीक जानते हैं कि रोटी या कमल था बहादुर। क्या था? रोटी और कमल। 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि मिर्जा गालिब ने देखा था। बोला जाता है कि कौन सा कवि थे उर्दू कवि जो अपनी आंखों से युद्ध को देखे थे? तो मिर्जा गालिब ने अपनी आंखों से देखा था। इसको ध्यान से लिखेंगे बाबू, है ना। आइए थोड़ा सा अब आगे देखते हैं बहादुर। आगे क्या देखते हैं, दो ध्यान से। एक तब लिखा गया है कि 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तक दिया गया है। और 1857 के विद्रोह से संबंधित इतिहासकार का मत क्या था? कुछ पुस्तक इधर लिखा गया है और कुछ का मत लिखा गया है। तो पहले पुस्तक देख लेते हैं कि कौन किसका पुस्तक है और क्या क्या मत था, इधर भी देख लेंगे। जैसे पहला पुस्तक है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, वी डी सावरकर के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा बहादुर? वी डी सावरकर के द्वारा। वही अगर बात करते हैं 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया था। इसके द्वारा बहादुर? तो अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया था। यह अशोक मेहता का पुस्तक है, ठीक है। द सिपाही म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजुमदार के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? आर.सी. मजुमदार का पुस्तक है। आगे बोल रहा है कि द फर्स्ट इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 से 59, तो कार्ल मार्क्स के बाद। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स का ही देन है ना। आगे लिखा हुआ है कि असबाब ए बगावत ए हिंद सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखा गया है। और 1857 सिर्फ खाली है, सुरेंद्र नाथ सेन के द्वारा लिखा गया है। ये तो पुस्तक थे। एक कुछ इतिहासकार का भी विचार विमर्श है। जैसे कुछ इतिहासकार जैसे बेंजामिन डिजरेली क्या बोलता है कि यह 1857 के बारे में बात करता है कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। ये बोलते हैं, डिजरेली बोलते हैं कि राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह, है ना। टी आर होम क्या बोलते हैं कि यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। मतलब कि सभ्यता मतलब अंग्रेज और बर्बरता अंग्रेज और सभ्यता मतलब भारतीयों के बीच संघर्ष था, ये बोलते हैं, ठीक है। वही बोल रहा है अगला कि वी डी सावरकर और अशोक मेहता क्या बोलते हैं कि यह विद्रोह
राष्ट्रीय स्वतंत्रता हेतु सुनियोजित युद्ध था, है ना, मतलब राष्ट्रीय प्राप्त करने के लिए सुविचार विचार विमर्श करके एक युद्ध था, ऐसे बोलते हैं। कुछ एक और है बहादुर सर जेम्स ऑल्ट्रम या डब्ल्यू टेलर, क्या बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था, मतलब 1857 में क्रांति हुआ, हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र था। और LIR रिज क्या बोलते हैं कि यह धर्मांतरों का धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, मतलब कि भारत के धार्मिक ईसाइयों के विरुद्ध ईसाई धर्म का विरोध था, है ना, मैंने हिंदू धर्म मतलब भारत के धर्म और ईसाई धर्म में युद्ध हो रहा था, ऐसा देखने के लिए मिलता है, ऐसे लोग विचार देते हैं बहादुर, ठीक ना। कुछ और है यहाँ पर 1857 के संबंधित, क्या बोलता है कि विद्रोह की असफलता के कारण क्या क्या कारण थे जो यहाँ पर दिखा रहा है, जैसे समाज के सभी वर्ग समर्थन का अभाव, मतलब सभी लोग समर्थन नहीं किए थे, है ना, जैसे जमींदार, बुद्धिजीवी, साहूकार एवं शिक्षित लोग, है ना, बहुत सारा ऐसा थे जो इस विद्रोह का सपोर्ट नहीं किए, समर्थन नहीं किए, इसके कारण क्या हो गया बहादुर, विद्रोह दब गया, है ना। दूसरी क्या कर रहा है कि अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, मतलब लोग समर्थन नहीं किए, दूसरी अंग्रेज का श्रेष्ठता वो था ही था। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम या विचारधारा का अभाव, मतलब कि विद्रोह अचानक आया, विद्रोह करके निकल गए, कोई एक सुचारू रूप से कोई कार्यक्रम नहीं चला, लोगों का विचारधारा का अभाव था, मतलब आया बमक के चला गया, आया चला गया, लगे वही जो सब लोग जो दिख रहे हैं सभी लोग अगर सहमत रहते या भारतीयों का सपोर्ट रहता तो हमारा देश कब का आज़ाद हो जाता है ना। केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, मतलब कोई एक ऐसा प्रमुख नेता नहीं बनाया गया कि हम आपके अंडर में काम करेंगे, ये भी अभाव देखने के लिए मिला बहादुर। तो बहुत सारा अभाव है जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण 4 अभाव है जो आज के डेट में कथन के रूप में जो सवाल आता है, ये आपको सवाल ऐसे मिलेगा, है ना। चलिए थोड़ा सा आगे देख लीजिए कि 1857 की क्रांति से वास्तव में क्या लोगों पर प्रभाव पड़ा, ये भी देखते हैं कि प्रभाव क्या क्या पड़ा, है ना। जैसे दिख रहा है आपको कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थान पर अब क्या बोला जाने लगा कि ब्रिटिश क्राउन के नाम से जाना लगा, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर ब्रिटिश क्राउन, मतलब प्रभाव पड़ गया कि पहले कंपनियों का शासन था, अब क्राउन का शासन रहेगा, है ना। 1 नवंबर 1958 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा पढ़ा था। इलाहाबाद में मिंटो पार्क है ना, यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग के द्वारा एक घोषणा पत्र पढ़ा गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थान पर क्या चलेगा, ब्रिटिश क्राउन चलेगा। गवर्नर जनरल का नाम भी बदल गया, अब क्या आ गया बहादुर, वायसराय आ गया, वायसराय किया गया, और जबकि वायसराय प्रथम वायसराय कौन बन गया, तो लॉर्ड कैनिंग ही बन गया, है ना, लॉर्ड कैनिंग ही वायसराय बन गया। भारत राज्य सचिव के पद का प्रावधान किया गया, पहले इस सब का प्रावधान नहीं था, है ना। पील आयोग के सिफारिश पर सेना में बदलाव किया गया, भारतीय सैनिकों की संख्या कम अनुपात में बढ़ाया गया, मतलब कि 2:1 कर दिया गया, मतलब कि एक रहेंगे भारतीय तो 2 रहेंगे अंग्रेज, ऐसे कर दिया गया। और पहले अंग्रेज भारतीय ज़्यादा थे, अंग्रेज कम थे, तो विद्रोह का डर था। अब 2 मतलब कि 3 आदमी है, 3 में 2 अंग्रेज रहेगा, 1 भारतीय रहेगा, है ना। पील पील आयोग के बारे में से पूछता है कि पील आयोग किससे संबंधित है, तो 1857 क्रांति से संबंधित है ना। बिहार अवध के सैनिकों को लड़ाकू तथा सिख गोरखा और मराठों को लड़ाकू जाति घोषित की गई, मतलब इन्हें लड़ाने में एक्टिव है और इन्हें ऐसा ही ट्रेनिंग दिया जाए, है ना। आगे थोड़ा सा देखते हैं बहादुर, थोड़ा आगे देखते हैं तो क्या बोल रहा है, लेफ्ट बटालियन योजना के तहत यूरोपीय सेना को बेहतर ट्रेनिंग दिया गया, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे, मैंने हस्तक्षेप नहीं करेगा, विद्रोह नहीं करेगा, अंग्रेज कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे भारतीय विद्रोह करे। ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार पर रोक लगा दिया गया, कभी रोक दो, विस्तार ज़्यादा मत करो, नहीं तो एकाएक फिर विद्रोह हो जाएगा। एक समान कानूनी सुरक्षा रखा गया, है ना, कि समान कानून सुरक्षा के तहत सब काम धाम किया जाए, है ना बहादुर। तो ये आपको देखने के लिए मिला। उसके बाद
ब्रिटिश भारत की आर्थिक नीतियाँ के बारे में देखते हैं कि क्या क्या आर्थिक नीतियाँ हैं बहादुर, है ना। जैसे भू राजस्व के बारे में जानते हैं कि सबसे पहले वार्न हेस्टिंग्स ने 1772 में पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू किया था। क्या किया था? पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू किया था, ठीक है, जिसके तहत हम लोग अस्थाई बंदोबस्त देखते हैं। 3 चीज़ देखेंगे, अस्थाई देखेंगे, महलवाड़ी देखेंगे, रेतवाड़ी देखेंगे, सब के बारे में देखेंगे। कब लागू किया गया, क्या था, कैसे था, सब के बारे में देखेंगे। जैसे 1789 में जॉन सौर द्वारा शुरू, इसे 1793 में कॉर्नवालिस ने लागू किया था। शुरू किया गया कितना 1789 में जॉन सौर के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त, लेकिन कॉर्नवालिस से लागू किया था। कोई दिक्कत? इस चलते अस्थाई बंदोबस्त का जनक कॉर्नवालिस को कभी बोल दिया जाता है। जमींदारों को अंशानुगत मालिकों के रूप में माना था, मतलब कि जमींदार वही बनेगा जिसका उसका वंश चल रहा है। कोई गोद लेके नहीं रख सकता है। गोद लेके जैसे मान लेके राजा का बेटा नहीं है तो कोई और की गोद लेके राजा नहीं बना सकता है ना। इस्तमरारी या जमींदारी प्रथा या सूर्यास्त का नियम वाला व्यवस्था भी कहा जाता है। मैंने अस्थाई बंदोबस्त को इस्तमरारी या जमींदारी प्रथा, सूर्यास्त का नियम वाला व्यवस्था भी कहा जाता है ना। निश्चित भू राजस्व व्यवस्था क्या था इसमें? कंपनियों की हिस्सेदारी 11 में से 10 मिलेगा, है ना, और जमींदारियों की हिस्सेदारी 11 में से 1 मिलेगा। समझ जाइए, मतलब कि 11 रुपया है तो 10 रुपया अंग्रेज के और 1 रुपया जमींदारों को। इतना अस्थाई बंदोबस्त किया गया था। आगे देखिए बात, रैयतवाड़ी महलवाड़ी क्या बोलता है? महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी कि महाल का अर्थ गांव होता है। महलवाड़ी जो है, महल का अर्थ क्या होता है? तो गांव होता है। इस कारण सामूहिक रूप से गांवों के मुखिया से लगान वसूली की जाती थी। है ना। कोई दिक्कत? हॉल्ट मैकेंजी ने 1819 में इस व्यवस्था का सूत्रपात किया, जिसे 1822 में कानूनी रूप से लागू कर दिया गया। मैकेंजे के द्वारा सूत्र बनाया गया और 22 में क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। तो महलवाड़ी के जनक कौन हो गया? तो मैकेंजे हो गया। और उधर हम लोग बात किए थे अस्थाई बंदोबस्त के, तो जॉन सौर हो गया, है ना बहादुर। तो यहाँ देखिए आगे इसमें बोल रहा है तीसरी पॉइंट कि 1813 में मार्टिन बर्ड ने इसे बेहतर रूप प्रदान किया, मतलब फैलाने की कोशिश किया, फैलाया। इसमें था क्या महलवाड़ी में कि कुल कृषि योग्य भूमि के 30% भाग पर लागू था। जैसे अवध, पंजाब, मध्य प्रदेश में लागू था, मध्य भारत में लागू था। इस क्षेत्र में आपको महलवाड़ी लागू था। वही रैयतवाड़ी के बारे में बात करते हैं तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में इस व्यवस्था की शुरुआत 1792 में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा मद्रास प्रांत के 12 महल जिले में किया गया था। मतलब मद्रास में किया था। रैयतवाड़ी का मद्रास क्षेत्र में किया गया था और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 में किया गया था। 1820 में थॉमस मुंडो ने मद्रास में और 25 में मुंबई प्रांत में लागू कर दिया गया। मुंडो के द्वारा मद्रास में भी किया गया और मुंबई में भी लागू कर दिया, है ना। लेकिन ये जो अलेक्जेंडर रीड था ये मद्रास प्रांत के एक छोटा सा जिला में लागू किया था। कोई दिक्कत? आगे देखिए, किसानों से सीधे 33% भू राजस्व की वसूली की जाती थी। कितने प्रतिशत? 33% भू राजस्व वसूली की जाती थी, है ना। अब अगर वही अस्थाई बंदोबस्त में भारत कुल कृषि का 19% भूभाग पर होता था, वो जो कहाँ का? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तर कर्नाटक। ये है अस्थाई बंदोबस्त। और अस्थाई बंदोबस्त वो था। और महलवाड़ी कहाँ का बात किया? अवध, पंजाब, मध्य भारत के क्षेत्र में। वही रैयतवाड़ी ब्रिटिश भूभाग में 51% भूभाग पर। कहाँ? तो मद्रास, बम्बई, सिंध, असम और गुजरात। तो ये सब क्षेत्र में किया जाता था। फिर अब अगला देखिए बहादुर क्या लिखा गया है
ध्यान देंगे। ध्यान देने बातें क्या है से, ध्यान देने योग्य बात यह है कि कृषि का वाणिज्यीकरण है ना, उद्भव क्या हुआ, विशेषता क्या है, सब के बारे में देखते हैं। उद्भव के अगर बारे में बात करते हैं कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नए भू संबंधों और राजस्व प्रणालियों के विकास के कारण किया गया, विकास के कारण किया गया। ठीक है, विशेषता इसमें क्या है, कृषि का वाणिज्यीकरण करना विशेषता क्या है, तो खाद्यान्न फसलों के स्थान पर बाजरा आधारित वाणिज्य फलों को उपजाया जाता था। जैसे जैसे बहादुर, एक तरफ लिखा गया है फसल, मतलब खाद्यान्न कोड़ फोड़ के जगह पर क्या कीजिए, किसान कीजिए, खेती कीजिए। जो फसल लिखा गया है, फसल दिया गया है, बहादुर क्षेत्र दिया गया है, अब कुछ विशेषता इधर दिया गया है। जैसे नील, नील कहाँ कहाँ कराते थे, कृषि वाणिज्य क्षेत्र से संबंधित, तो बिहार में, बंगाल में और मद्रास में नील की खेती करवाते थे, है ना। कपास देखो बहादुर, तो महाराष्ट्र, गुजरात, बॉम्बे और मध्य प्रांत में कराते थे। चाय का देखो बहादुर, चाय असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी में करवाते थे, है ना। जूट बंगाल में फेमस था। तंबाकू आंध्र प्रदेश और गुजरात में फेमस था बहादुर। कुछ कुछ विशेष फसल जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़, नील, गन्ना का उत्पादन ग्रामीण उद्योग के लिए न होकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होते थे। मतलब ये सब होते थे लेकिन ग्रामीण में यूज नहीं होते थे, बाहर चला जाते थे, है ना बहादुर। बागानों का स्वामित्व मुख्यतः यूरोपियों के पास दे दिया गया कि अब उन्हीं लोग देख रेख करेंगे बाबू, है ना, उन्हीं लोग अब देख रेख करेंगे, कोई दिक्कत। आगे कुछ कारण लिखा है, इसका कारण क्या था, मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रसार, ये करने से मतलब ये आपको नगदी फसल का जैसा है, तो करने से पैसा में बढ़ेगा। एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का उदय होगा, है ना, लोगों का मांग होगा, मार्केट बढ़ेगा। रेल रेल और सड़क से रेल एवं सड़क मार्ग से संचार में सुविधा होगा, सामान ढोने में। ब्रिटिश वित्तीय पूंजी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार को बढ़ावा मिला इस कृषि वाणिज्यीकरण करने से, है ना। तो बहुत कुछ का मुनाफा भी था, नुकसान भी था, है ना बहादुर लोग। और उससे प्रभाव क्या क्या पड़ता है, प्रभाव व्यापार से प्रभाव क्या क्या पड़ता है बहादुर। जैसे प्रभाव में क्या लिखा गया है कि बिचौलिया का उदय हो गया। जैसे अब अंग्रेज और मैंने अंग्रेज उधर है, भारतीय उधर, इसके बीच में बिचौलिया का उदय। व्यापारी एवं साहूकारों नए जमींदार बन गए, बिचौलिया का उदय और प्रभाव पड़ा, नुकसान भी तो, फायदा भी तो नुकसान भी तो है। कृषि में गिरावट हो गया, ये सब सब्जी करने से गिरावट हो तो अकाल होगा बहादुर। अकाल 1850 से 1900 के मध्य में लगभग इतना लोग 2.8 करोड़ अकाल से मारे गए थे। दक्कन में कृषि का दंगे हो गया, है ना। कृषक आंदोलन जैसे प्रभाव से ये आपको जो नीति जो लाया गया, कौन नीति लाया गया बहादुर, तो ये नीति लाया गया कृषि वाणिज्य नीति से क्या क्या हुआ कि लोगों में नील विद्रोह आंदोलन कर दिए, नील विद्रोह, पावना विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, बहुत कुछ देखने के लिए मिल गया, है ना। आर्थिक नीतियाँ क्या था इस चलाने से, कृषि का जो वाणिज्यीकरण करने से आर्थिक नीतियाँ क्या था, वाणिज्यवाद चला और मुक्त व्यापार युग और वित्तीय समाजवादी, क्या है तीनों बहादुर। वाणिज्यवाद 1757 से 1813 तक चला। क्या था, भारतीय व्यापार प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया, एक ही अधिकार को समाप्त कर दिया गया। भारत के राजस्व पर नियंत्रण, भारतीय व्यापार का पतन, मुक्त व्यापार युग क्या होगा कि 13 से 1820 से चला। ये एकीकृत नीतियाँ था, भू राजस्व की वसूली के बारे में बात की, आयात का वसूली के बारे में। वित्तीय समाजवाद में रेलवे का निवेश किया गया, विदेशी निवेशों का युग बढ़ा, धन का बहिर्गमन भी किया गया, है ना। तो कृषि लाने से वाणिज्यीकरण करने से फायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ अंग्रेज के। कुछ यहाँ पर फैक्ट लिखा गया है कि मशीन आधारित उद्योगों का गठन किया गया है, जो मशीन बनाते थे। जैसे 1907 में टाटा लो इस्पात कारखाना स्थापना हुआ। मशीनी युग का परिचय 19वीं सदी के उत्तरार्ध में किया गया। 1954 में पहली कोलफील्ड रानीगंज में खोजी गई, मतलब 1954 में पहली बार कोयला निकालने शुरू किया गया, कहाँ,
कोलफील्ड रानीगंज में, रानीगंज कहाँ, बंगाल में। 1853 में बॉम्बे के काउसाजी डावर द्वारा पहली कपड़ा मिल सूती स्थापित किया गया। तो कंपनी का भी नाम लिख दिया गया है, काउसाजी डावर द्वारा। 1855 में बंगाल के रिसरा में जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा जूट कारखाना की भी स्थापित किया गया। ये सब कुछ बहुत कुछ देखा गया बाबू, है ना। क्या लाने से, तो कृषि वाणिज्यिकरण करने से आपको देखा गया, है ना। आपको सब के बारे में यहाँ पर दिया गया है, तो सब के बारे में हम लोग समझाते हैं बारी बारी से थोड़ा सा, है ना। इसके बाद हम लोग अकाल के बारे में देखेंगे, प्रेस से संबंधित घटना देखेंगे, बहुत कुछ अभी हम लोग को पढ़ना है ना। तो चलिए हम लोग बैक करते हैं और देखिए क्या है इसके बारे में। धन का बहिष्गमन सिद्धांत क्या है, मतलब कि धन से धन यहाँ से लेकर जाता था ब्रिटिश, और वहाँ से कुछ नहीं लाता था, है ना। इस सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया। देखो पहली पॉइंट लिखा भी गया है कि सिद्धांत देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। इनका कहना था ना कि यहाँ से पैसा लेकर जाया जाता है, यहाँ कुछ लाया नहीं जाता है, यहाँ से धन लेकर जाता है ब्रिटिश, यहाँ कुछ लाता नहीं है। तो यही धन का बहिर्गमन सिद्धांत दिए थे, धन जाता है वापस आता नहीं है ना। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बोलो बहादुर। क्या क्लास हम आज ही क्लास पूरा कंप्लीट कर दे कि 2-3 खंडों में क्लास को कर दे, बोला जाए, छोड़ दे, कमेंट कीजिए, या 2-3 खंडों में क्लास के कर दे। चलो तो आज हम लोग क्लास को इतने रखते हैं। हम सोचे थे कि एक ही क्लास में ख़त्म कर देंगे, लेकिन इतिहास बहुत धीरे धीरे पढ़े पड़ता है, तो इसको 2 से 3 क्लास में हम हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। यानी कि पूरा भारत का आधुनिक इतिहास लगभग 2 से 3 क्लास में आपको क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलो आज हम इतने रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। चलिए, या बोले जैसा बोला हम यहीं पर हम क्लास को कर दें, जैसा आप बोलिए। चलो हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, है ना, यहीं से आगे बढ़ाते हैं, क्लास बंद नहीं होगा, आगे बढ़ाते हैं।